हम हर एक बच्चे को क्रांतिकारी बनाना चाह रहे हैं। हर हिंदू से इसीलिए हम आह्वान कर रहे हैं कि कम से कम हिंदू कम से कम 5 बच्चे पैदा करे और जो देश के लिए क्रांति के लिए रहमत। मुसलमानों से इतनी जलन क्यों है? मुसलमान गद्दार था, गद्दार है और गद्दार रहेगा। हर बच्चे को उसको संस्कृत भी सिखाएंगे, श्री किशन जी वाली शिक्षा भी देंगे। श्री राम जी के प्रति चिन्ह पे भी चलाओ। श्री राम जी ने क्या किया? श्री राम जी तो अपने भाई के लिए रोते रहे। सीता जी चली गई, वहां जाकर किया था, पर बाद में किया। ये सिस्टम से निराशा है या किससे निराशा है, ये बात बताओ। सिस्टम के खिलाफ निराशा बैठी है। मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ कि हमारा सिस्टम ही खराब है। तो उसी फंक्शन में था याकूब कुरैशी, ये वहां से निकल गया और आने के बाद इसने कहा कि ए दरोगा यहाँ आओ। हमने कहा भाई जब दरोगा यहाँ आए तो पता नहीं किसको कह रहा है। कह रहा है भाई तुझसे कह रहा हूँ। दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो एक फ़ौजी भी रहा है और सिपाही भी रहा है और फिर अंत में वो संत बन गया। संत केवल इसलिए क्योंकि एक मंत्री से उन्होंने झगड़ा कर लिया और अब समाज को जागरूक करने के लिए या यूं कहे हिंदू समाज के लिए या हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए वो सड़कों पर हैं। लगातार धरने, प्रदर्शन और चर्चाओं में रहना, ये मानिए उनका एक एम बन गया है। वेस्ट यूपी का एक ऐसा नाम है चहन सिंह बालियान, जो आज हमारे साथ हैं। चहन सिंह बालियान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और बताइए चहन सिंह बालियान जी, सबसे पहली शुरुआत तो यही है कि अपना थोड़ा सा परिचय बताइए। आप फौजी कैसे बने, कैसे आप पुलिस में आए? मैं एक किसान परिवार से हूँ और मेरा जन्म 4/2/52 में हुआ था। और हमारे जो पिताजी थे वो आर्मी में कैप्टन थे जी। उन्होंने हमको ज़बरदस्ती एक फौज में भर्ती करा कि देश सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जी। फिर कुछ दिन बाद हमारी माताजी को एक हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें हमने अवकाश मांगा। बरेली में ट्रेनिंग कर रहे थे जाट सेंटर में जी। तो वहाँ एक सूबेदार थे, उन्होंने हमको माँ की गाली दे दी। अच्छा जी। कहा कि यहाँ वो शब्द मैं आपके इस पर नहीं कह सकता जो शब्द उसने मुझसे कहे थे कि चले आते हैं यहाँ, और जो गाली का शब्द किया तो वो हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। सही। हम रात में वहाँ से उनका तामझाम सब छोड़ छाड़ के और हम वहाँ से फरार हो गए और अपने घर आए। और घर से हम सीधे अपनी माँ के पास पहुँचे, जीबी पंत हॉस्पिटल। अच्छा। सीएमपी हमारे पीछे पीछे रही, मगर हम सीएमपी के 3 महीने तक हाथ नहीं आए। उसके बाद हम अपना त्यागपत्र दे दिया। वो त्यागपत्र हमारे पिताजी जो कुछ होम जाके एक्सेप्ट लाए करा के, तब फौज से हमारा पीछा छूटा। पीछा छूटा या फौज छोड़ दी? नहीं, फौज से पीछा छूटा क्योंकि सीएमपी लगातार आ रही थी, जा रही थी, घर पे भी रिश्तेदारों को तंग कर रही थी। परेशान करती है? जी। परेशान करने के कारण? परेशान करने के कारण कि हम वहाँ से भाग के आए थे। अच्छा। भगोड़े घोषित हो गए। ठीक है। और भगोड़े घोषित होने का कारण है कि जिसकी वजह से हम अवकाश मांग रहे थे उसी को सूबेदार साहब ने गाली दी थी, तो आपका विरोध करना बनता था? तो हमारा यही कारण था कि हमारा भागना वहाँ से स्वाभाविक था और हम चले आए। तो उसके बाद फिर फौज उसकी नौकरी छोड़ उसके के बाद पुलिस हम की लोग नौकरी ये कैसे? आए। आने के बाद अपने घर कुछ दिन रहे, उसके बाद हमें पुलिस में भर्ती हो गए। 2/1/1973 में हम एक ट्रक पे जा रहे थे, बैठे हुए अपने एक दोस्त के साथ। वो कानपुर से कोयला लेकर आ रहा था और कानपुर में भर्ती चल रही थी। हम लाइन में लग गए और वहाँ से हम भर्ती हो गए पुलिस में। ऐसी कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं? कोई हमारी तैयारी नहीं थी। आए, लाइन लगी थी, हमने पूछा भाई ये क्या हो रहा है? पुलिस की भर्ती हो रही है, और हम उसमें भर्ती हो गए। तो फौज की जो आपने वहाँ कसरत की होगी वो यहाँ पे काम आई कुछ? वो बहुत अच्छी काम आई हमारे। अच्छा। भाग में दौड़ में हमारे सब काम आ गई। तो इसलिए तैयारी की जरूरत नहीं पड़ी? कोई जरूरत नहीं पड़ी उसमें हमको।
तो उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? हमारी उम्र उस समय 19 साल थी। और एजुकेशन क्या थी आपकी? मेरी हाई स्कूल फेल थी। हाई स्कूल वो भी फेल? हाँ, जो उस समय तो छठी पास हुई भी पुलिस में ले लिए जाते थे अच्छी। और फौज में, क्योंकि पहले कोई आदमी फौज में जाता नहीं था जल्दी से, सही। क्योंकि उसको मरना था, देश के लिए मरना था। इसलिए कोई फौज में कम जाता था तो गांव से जबरदस्ती पकड़ के भर्ती किए जाते थे। और यही आलम था पुलिस का। अच्छा। पुलिस में भी आदमी बहुत कम जाता था, अपने प्राइवेट खेती करना पसंद करता था, बिजनेस करना पसंद करता था। मगर गरीबी होने के कारण आदमी फिर सरकारी नौकरी की तरफ चल दिया। तो हम लोग 74 में भर्ती हुए, 73 में। और उसके बाद जो एक पुलिस यूनियन कांड हो गया। क्या था वो कांड? वो था कि पुलिस अपनी यूनियन मनाना चाह रही थी। कौन से साल की बात है ये? 1973 में। अच्छा। और उसमें आर्मी ने अटैक किया। शासन प्रशासन नहीं चाह रही थी हमारी गवर्नमेंट कांग्रेस की कि पुलिस की यूनियन बनी। और पुलिस की यूनियन इसलिए बनाना चाहते थे, मेन कारण था कि अधिकारियों के शोषण से कर्मचारी तंग था, परेशान थे तब भी। हाँ, वो गुलामी की जो दास्तान गुलामी की दास्तान वही थी पूरी, वो चली आ रही थी। वही चली आ रही थी कि लाल हरी पट्टी, अच्छी। उसी से परेड होनी थी। अच्छा। और जो अधिकारी ने कह दिया खड़े तो खड़े हैं, उसका विरोध करने के लिए तो उसके विरोध करने के लिए, क्योंकि अधिकारी अपने बंगलों पे अपने घरों में ज़्यादा काम उस समय कराते थे। ये तो अब भी कराते हैं। अब तो और ज़्यादा इंतहा हो गई है। तो शोषण है क्या ये? मगर थोड़ा सा सोशल मीडिया से अंतर आया है। अच्छा। जो अब आया है वो केवल सोशल मीडिया से थोड़ा अंतर आया है, क्योंकि उसमें प्रेस भी हावी हो गई है और चैनल भी हावी हो गए हैं, तो सोशल मीडिया भी हावी है उसमें, इसलिए थोड़ा अंतर आया है। मगर शोषण उससे ज़्यादा है। तो बात संविधान की है तो इधर शोषण की है। हमारा संविधान तो कुछ है ही नहीं महाराज। क्यों? नहीं, हमारे संविधान से गंदा तो कोई संविधान किसी देश का है ही नहीं। ये तो तमाम आईएएस पीसीएस और तमाम संविधान की बातें कर रहे हैं। ये केवल इसलिए कर रहे हैं कि अपने छोटे कर्मचारी का शोषण करते हैं, इसलिए संविधान की बात ये करते हैं। उसी संविधान का डर दिखा के ये छोटे कर्मचारी का शोषण करते हैं। मुख्य कारण ये है। अच्छा, ये बताओ, अब मेरठ की कैसे कैसे आपने नौकरी करी और उस नौकरी से मेरठ तक कैसे पहुंचे, ये सफ़र आप बताओ अपना। देखो, 1973 में जब पुलिस एसोसिएशन कांड हुआ था यूनियन के बारे में, तो उस समय हम लोग सब भगा दिए गए थे, क्योंकि हम लोग अंडर ट्रेनिंग थे, ना हम हथियार चलाने जानते थे और ना हमें पुलिस के बारे में कुछ समय जानकारी नहीं थी। तो हम लोग भाग गए थे वहाँ से, पुलिस की नौकरी से। उसके बाद 1974 में जब वो पुलिस यूनियन कांड दब गया और पुलिस वाले मारे गए हैं, उसमें मारे भी थे पुलिस वाले? अरे उसमें पीएसी के और पुलिस के बहुत कर्मचारी मारे गए हैं। और जो फौज ने मारे हैं, और फौज ने किसने मारे हैं? गोरखा रेजिमेंट ने। अच्छा जी। ना हमारी जाट रेजिमेंट आई, उसने मना कर दी कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ना राजपूत रेजिमेंट आई, उसने मना कर दिया कि ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इसमें कार्रवाई नहीं करते। उसके बाद ये गोरखा रेजिमेंट को लाए हैं और उस गोरखा रेजिमेंट ने वो नरसंहार किया कि जो आज मुसलमान हमारे साथ कर रहा है वो उसने किया। अच्छा जी, ये बात तो आज तक कहीं सुनने को देखने को नहीं मिली। 1973 का कांड आप कहीं भी निकाल लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि हमारी जो माताएं, बहनें और पत्नियां थी, उनमें गर्भवती भी थी, तो उनको बैनट पेट में दे दिए गए और ग्राउंड में खड़े करके कानपुर के अंदर, जहाँ 37 पीएसी आज है कानपुर में, कृष्णानगर में, अच्छा, वहाँ रेलवे लाइन भी है, तो हम तो रेलवे लाइन से देख रहे थे चुपके। क्या हो रहा था कि जो आर्मी ने गोली चलाई, गोली चलाने के बाद वहाँ का जो कमांडेंट था परमात्मा स्वरूप श्रीवास्तव, वो एक डिप्टी एसपी से था, आईपीएस नहीं था, उसको उन्होंने फौज ने आश्वासन में लिया। अच्छा। विश्वास दिलाया कि हम आपके कर्मचारियों को कुछ नहीं करेंगे। ठीक। मगर उसके बाद कर्मचारियों को परेड ग्राउंड में इकट्ठा किया और उनकी 2 कंपनियां, एक कार्डन डाले थी, एक पीछे से आई थी बैक साइड से। जो बैक साइड से आई वो फैमिली लाइन में गई और जो दाहिने बाएं इधर से रेलवे लाइन की तरफ से घुसे थे वो ग्राउंड में आए और उन्होंने इकट्ठे करके गोली चला दी और उन्हें मार दिया ऑन स्पॉट। सही? हाँ, हकीकत है। जलियांवाला बाग दूसरा।
नहीं, सच बताइए, नहीं, हकीकत कितनी में सच्चाई? 1973 का पुलिस यूनियन कांड निकलवा लीजिए कहीं भी, कितने आपको लोग मिल मरे जाएगा। होंगे? हाँ जी? कितने लोग 300 आदमी वहां ऑन स्पॉट मारे गए थे। मतलब ऐसा अत्याचार? अत्याचार, हम ये कह रहे कि ऐसा अत्याचार तो हमने अपने जीवन में जलियांवाला नाम सुना था मगर देखा तो पहली बार था 73 में हमने। अरे ये और घटनाएं तो कहीं जिक्र भी नहीं आता आप जो बता रहे हैं। अब क्यों आएगा जी? अब क्यों आएगा? क्योंकि सरकार वही है, नेता वही है, तो ये क्यों चाहेंगे कि भाई हमारे से ऊपर चले कोई, या हमारी आदेश का पालन न करे। केवल अनुशासन के नाम पर मारे गए थे, सब हथियार जमा करा लिए गए थे और ग्राउंडों मार दिए गए थे। और जो बहन बेटी हमारी माताएं और हमारी जो पत्नियां थी, उनको गोरखों ने बैनट दे दे के पेट में और गोली मार दी थी। इतना अत्याचार हुआ। इतना अत्याचार हुआ तो था। फिर उसके बाद आपके मन में क्या रहा, क्या हम चीजें लोग बताए? 74 में फिर आए हैं, भर्ती हुए हैं। भर्ती तो उसी डेट से थे मगर हमको ज्वाइन करा दिया गया लाकर। जबरदस्ती जो नहीं, ऑर्डर गए थे हमारे पास में, अच्छा लेटर आए थे और नौकरी की हम आवश्यकता थी, अच्छा। इसलिए हम लोग गए वहाँ। और 1973 के मैं आपको आज बता दूं, आज भी कुछ पीएससी के कुछ कर्मचारी पुलिस के जेल में हैं, तभी के जो आजीवन कारावास उनको हुआ है उस हत्याकांड के बाद? हाँ जी, उल्टा आजीवन कारावास उन पीएससी वालों को ही हुआ है और पुलिस वालों को। उनके जो साथ जेल कुछ में नहीं है। हुआ जिन लोगों ने अत्याचार किया? हाँ जी, कोई तो कार्रवाई उन पर हुई होगी? नहीं, फौज पर कोई क्या कार्रवाई करेगा? वो तो गोरखों ने करा, गवर्नमेंट ने करा, उन पर क्या कार्रवाई होगी? तो गवर्नमेंट पे भी तो मुकदमे चलते हैं। जो गवर्नमेंट के मुकदमे तो आप लोग को आप उन इसके देख लीजिए 87 कांड के। मेरठ में 87 में कर्फ्यू लगा। समाजवादी पार्टी वालों ने जो है आज तक अपने वकील खड़े कर रखे, हिंदुओं के खिलाफ ही तो कर रखे, वो तब इन पीएससी के खिलाफ ही तो कर रखे। पीएससी वालों को सजा होगी उसमें, और सुप्रीम कोर्ट से छूट भी गए, बरी भी हो गए। किसी कारण दोबारा फिर वकील खड़े करके इन्होंने फिर सजा करा दी उनको। तो हमारा संविधान, मैं इस संविधान को नहीं मानता। नहीं मानते? ना, नाराजगी या विरोध है, या इसमें कुछ चाहते हो बदलाव हो? इस संविधान में हमारे जितने भी कानून हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, जितनी ब्रिटिश शासन काल की है, इन पर कोई संशोधन ढंग से आज तक नहीं किया गया और न कर पाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो 3 साल और 6 साल की बच्ची से बलात्कार करता है, उसे आप क्यों माफ कर रहे हो? तो उसको क्यों माफ कर रहे हैं आप? सही बात। और विदेशों में पुलिस इसमें क्या नाम है, मुस्लिम कंट्रियों में खुलेआम गोली मार दी जाती है या उसको फांसी दी जाती है। हमारे यहाँ नेता ही बच रहे हैं सब जो बलात्कारी हैं। हाँ, 10 20 15 साल मुकदमे चल रहे हैं, और फिर बरी हो रहे हैं। मुद्दे भी मर गया, मुलजिम भी मर गया, मुकदमे हमारे बाकी हैं बाकी कोर्टों में। नहीं, और ये तो ऐसे हमारा न्यायालय है, तारीख पर तारीख, तो कहाँ हमेशा मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि पुलिस हो, शासन प्रशासन कोई भी हो, चाहे न्यायालय हो, वो किसी के साथ इंसाफ नहीं करता, केवल इंतजाम करता है। इंसाफ कहीं नहीं है, केवल इंतजाम है। इंसाफ की कोई बात ही नहीं है। यदि इंसाफ की बात हो तो आप जो है 72 घंटे में, 84 घंटे में, 200 घंटे में उसकी जांच करके उसको तुरंत सजा मिलनी चाहिए। हाँ, 2 साल 10 साल 20 साल चल रहा है सब। मैं एक मुकदमा 2011 से आज तक लड़ रहा हूँ, तारीख पर तारीख, बताओ मुझे क्या मिल रहा है? मैं अपने घर का को बर्बाद करके बैठा हूँ, सब पैसा लगाए बैठा हूँ, मगर हो क्या रहा? काहे का संविधान रह गए हो? एक न्यायाधीश अरबों रुपए उसके घर में मिलते हैं, उसका बताओ कौन सी सा फांसी दे दिया आज लोग, या उस पर कोई जांच बैठी है उसको निकाल दिया, जेल भेज दिया हो। हाँ, 200 करोड़ रुपए बताते हैं मिले हैं। अब पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच्चाई है वो, या तो जुडिशनरी वही है, तो वो अपने खिलाफ क्यों कार्रवाई करेंगे? नेता है, नेता लेते हैं पैसे, तो इनके घरों में कोई कम है क्या? इसलिए ये कार्रवाई नहीं करते। एक छोटा सिपाही 10 रुपए कहीं ले ले, जो 24 घंटे रात भर आपको रखा रहा है, सड़क पर खड़ा हो गए, तो उसको जेल भेज दिया जाता है। साल भर बाद जमानत के लिए जाता है, तो वहां जो न्यायाधीश बैठे हैं वो 10 रुपए में 10 लाख की रिश्वत लेकर तब बेल देते हैं। ये हमारा संविधान है, ये हमारा कानून है। तो क्या बदलाव चाहते हो इसमें, क्या चाहते हो फिर? हम तो इसमें बदलाव चाहते हैं, संविधान चेंज हो,
यही सरकार है हमारी। हमारी सरकार ने, इन मोदी जी ने कहा कि हम 370 हटाएंगे, तो 370 तो हटा ही नहीं, 377 पहले हटा दी, तो 377 का 370 से संबंध क्या था? हम मांग रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून 10 साल से, और ये दे रहे हैं हमें 3 तलाक और हलाला। हम मांग रहे हैं यूसीसी, ये दे रहे हैं यूजीसी। तो नाराजगी है, क्या है ये नाराज कह रहे हो? ये हमारी नाराजगी लीगल मांग है? लीगल है, इनलीगल नहीं है। ये मांग है आपकी या नाराजगी है, ये बताओ। ये हमारी नाराजगी भी है और मांग भी दोनों है। हम मांग करते हैं कि जिस चीज को जनता मांगती है उसको दो ना। किसानों का कानून इन्होंने 1 साल बैठे रहे किसान बॉर्डर पे, क्यों वापस कर दिया मोदी ने? क्यों धूप का चाटा? सुप्रीम कोर्ट से वाहनों के उसलिए 10 साल का हुआ था। हाँ 10 साल में सुप्रीम कोर्ट का मानना है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश महोदय थे उन्होंने कहा भाई 10,000 रुपए जमा करो 10 साल की एनओसी मिल जाएगी। वही फिर अपने खत्म कर दिया उन्होंने। तो कहे का नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल मैं मानता हूँ। जो सरकार को इसमें नियम ये लाना चाहिए गाड़ियों में कि जो 15 साल 20 साल का है इसे हटाकर केवल और केवल जितने किलोमीटर गाड़ी चले उस आधार पे ये होना चाहिए। चौहान साहब आप एक बताओ, पहले गाड़ी 50 साल चलती थी। बिल्कुल बात सही है। पुरानी एम्बेसडर दे लो, फेट ले लो, जितनी गाड़ियां थी, डाज बेडफोर्ड जितनी टाटा थी, सब पहले 50 साल चलती थी। अब हमारी हाई टेक्नोलॉजी है हर जगह, तो अब उनमें क्या दिक्कत आ गई? हमारी 10 साल और 15 साल। आपकी एक पर्सनल गाड़ी है जी, वह आपकी 10 साल में 10,000 किलोमीटर चली जी, तो उसका क्या बिगड़ गया? नहीं इस बात एक गरीब आदमी, एक मीडियम आदमी अपनी जिंदगी में एक छोटा सा मकान और एक गाड़ी खरीद पाता। बिल्कुल बात सत्य है, बात सच है। तो कैसा संविधान है यो? नहीं इसमें चलो गाड़ी की बात चली है और सरकारी गाड़ियां हैं, इस पे मेरा सरकारी भी ये मानना गाड़ियां है। मैं आपसे 1 मिनट रोक रहा हूं आपको। जी, सरकारी गाड़ी है, सरकारी वाहन है, जितने पुलिस में शासन प्रशासन में चल रहे हैं उनको 10-10 साल से ऊपर हो लिए, उनकी गाड़ी पकड़ी नहीं जा रही, वह खड़ी नहीं करी जा रही। आम नागरिक जो गरीब आदमी है उसकी पकड़ कर थानों में खड़ी हो रही है और उसको छोड़ा नहीं जा रहा। तो काहे का संविधान है ये? संविधान गरीब आदमी के लिए, वो दे दो फांसी उसको। तो हम तो कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को एक ऐसा नियम निकालना चाहिए कि जो इनके खिलाफ आवाज उठावे उसको गोली मार दो, जैसे हमने साधु संत मारे कांग्रेस ने पहले। किसके खिलाफ? गौ हत्या के विरोध में, गौ हत्या के विरोध। साधु संत जी, लोकसभा गए थे, लोकसभा के सामने दिल्ली। हाँ गए थे। इन्होंने 5,000 साधु को गोली चलवा कर मरवा दिए। तो ऐसे ही मोदी को मरवा देना चाहिए सबको। ये क्या बात कह रहे हैं आप? मैं वही बात कर रहा हूं जो कहनी चाहिए मुझे। नहीं बात तो इंसान की जिंदगी इनके उसमें कुछ नहीं है। नहीं, बात तो संविधान की कुछ तो होगी। नहीं, संविधान क्या कर रहा है बताओ? संविधान तो, यदि संविधान होता तो ये एक बार आदेश देते हैं, एक बार उसी को पलट देते हैं। एक बलात्कारी को ये कन्हैया लाल की हत्या हुई जी, टेलर मास्टर था, वो गरीब था, चापर दिखा के, बिल्कुल वीडियो दिखा के उन्होंने हत्या की जी। और उस हत्या को इन्होंने उसको बेल दे दी, हत्यारे को। मुकदमा, सही बात है, मुकदमा हुआ, सब चीजें हुई, बेल मिल गई। जबकि प्रूफ है उसमें, प्रूफ है। जबकि 72 घंटे में, किसी मुस्लिम कंट्री में होता 72 घंटे में चौराहे पे गोली मार देते उसको या फांसी दे देते। नहीं, संविधान में मगर इन्होंने तो क्या किया? मालेगांव में साधु मारे, हम्म। पुलिस की अभिरक्षा में मारे, पुलिस वाले उठा के खुद दिए उनको। क्या किया उन्होंने? सब जमानत पर छूट गए। सही। तो काहे का संविधान है? संविधान है गरीब आदमी के लिए जिसके पास पैसा नहीं है। हमारे देश का कानून खरीदा जाता है, इंसाफ नहीं मिलता। देख लो कहीं इस बात पे मुकदमा हो जाए आप पे। अरे हम पे क्या मुकदमा? हम फांसी दे दो, हम तो कह रहे हैं गोली मार, हम तो गोली मारने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार है। हमने पिंडदान कर दिए, पिंडदान कर दिया, हमने अपना पिंडदान कर दिया। पिंडदान करने के बाद हम अपनी हत्या का डर नहीं होता, ये मार महादेव पे है। अब पिंडदान कर दिया आपने? हमने अपना पिंडदान कर दिया है। मतलब इतना गुस्सा आ गया समाज पे? समाज गुस्सा है किस पे? किस चीज का समाज रह गया?
जो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता, अपने हक की लड़ाई समाज लड़ेगा तो मारा जाएगा या जेल में होगा। तो यही है। तो इससे तो अपना पिंडदान कर लो, मरना कल भी है और आज भी है, एक ही बार मरना है। तो यदि ये चाहते हैं तो संविधान को चेंज करना ही। हम संविधान में चेंज चाहते हो, ये गुस्सा किस बात का है आप? हम चाहते हैं संविधान में चेंजिंग आए, संविधान को ऐसा बनाया जाए जो आम नागरिक के हक में हो। अत्याचारी, बलात्कारी, लुटेरे, इनको वो सजा मिले जो मिलनी चाहिए। इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। जमानत नहीं मिलनी चाहिए या जल्द से जल्द सुनवाई हो और कार्रवाई हो, ये चाहते हो? हम ये कह रहे हैं कि एक जांच के नाम पे 3-3 साल हो रहे हैं, 55 साल 10-10 साल चल रही है। चार्जशीट 90 दिन में जानी चाहिए कानूनन। जो हमारा संविधान यो बता रहे हैं, संविधान कहता है 90 दिन में किसी भी मुकदमे में चार्जशीट चली जानी चाहिए, मगर हमारे 3-3 साल नहीं जा रही। चलो इस बात पे आएंगे दोबारा। सबसे पहले ये बताओ, पुलिस की बात करते हैं, ये आपका झगड़ा क्या था, क्या हुआ ये बताओ। झगड़ा हमारा, पहले तो ये बताओ कहाँ नौकरी करके मेरठ कैसे आई पुलिस की नौकरी में, ये बताओ सबसे पहले। मैं साहब सबसे पहले कानपुर रहा, सीतापुर रहा, 12 बंकियर, बहराइच और पीलीभीत और मुरादाबाद रहा और बागपत आया। और बागपत से मैं मेरठ आया था जब मायावती जी ने जिला बना दिया था यो, तो मैं मुरादाबाद से वहाँ आया था। ठीक। आने के बाद में जब मेरठ आया तो 17/2/2011 की घटना है। और कौन से साल में मेरठ आए थे आप? मैं मेरठ आया था 2002 में। ठीक है। तो मैं पुलिस कंट्रोल रूम में कार्यरत था। ठीक है। एज ए चालक। ठीक है। जो पुलिस में ड्राइवर होते हैं। ठीक है। कंट्रोल रूम से हमको आदेश मिला कि आप जाइए और हापुड़ अड्डे पे वहाँ पर ट्रैफिक नियंत्रण करिए और कोई भी वाहन गोला कुआ की तरफ से और हापुड़ अड्डे की तरफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि उधर से रविदास जी का जलूस आ रहा है और उसमें सब दलित हैं। ठीक। रविदास जी के उसमें, और कोई भी मुसलमान कोई अराजकता ना फैला दे या कोई वाहन से कोई घटना ना हो जाए, आप वहाँ जाकर रोकिए उसको। मैं और 4 सिपाही, एक सब इंस्पेक्टर, हम वहाँ थे। सब इंस्पेक्टर जो थे वो हमारे बुजुर्ग थे, उनको पेंशन जाने में 8 महीने बाकी रह रहे थे। क्या नाम था? सिसोदिया, हरीश कुमार सिसोदिया जी। वो कहने भाई मेरी तबीयत खराब है, तो मैं आप हॉस्पिटल चल जाओ। हमने एक प्राइवेट रिक्शा से उनको जो है प्यारेलाल शर्मा हॉस्पिटल भिजवाया, मगर आप दवा ले लीजिए। उसी दौरान लगभग 5 बजे के आसपास एक बाहुबली, जिसके पैसा में कभी चिराग जलता था मायावती शासन काल में, याकूब कुरैशी, इसकी एक प्राइवेट गाड़ी आती है, सफ़ेद रंग की पीजो जीप, जिस पर नंबर भी नहीं था, मगर एक गोल टोपी लगाए, उसमें एक ड्राइवर और 8-10 बच्चे बैठे हुए थे। वे कहने लगे भाई हमको इधर, मगर भाई इधर नहीं जाओगे, इधर से रविदास जी का जलूस आ रहा है, आपका भी जलूस निकलता है तो भी यातायात रोका जाता है मुहर्रम वगैरह का। सही। मगर आप इधर नहीं जाओगे। वो कहने लगे भाई ये पता है गाड़ी किसकी है? वो जिंदा जलवा देता है लोगों को। किसने कही ये बात? उसके ड्राइवर ने, जो मच्छरदानी की टोपी लगाया था। मच्छरदानी की टोपी? हाँ, जालीदार, वही हमारे यहाँ तो मच्छरदानी कहें उसको। अब हमने कहा मैं भाई इधर चला जा के, यह गाड़ी तो यहाँ को जाएगी। हमने कहा यदि राष्ट्रपति की भी गाड़ी है ना, अब वह भी इधर को नहीं जाएगी, क्योंकि ये काम हमारा है, हम ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, पुलिस की नौकरी है, सही बात है। और वहीं पर एक सीओ सतपाल खड़े थे, देख रहे थे, वो सब देख रहे थे। उसके बाद जो उसने वहीं से फ़ोन किया मच्छरदानी टोपी वाले ने, ड्राइवर ने, और वहाँ से निकल के ये झिलमिल प्लेस मंडप है वहीं, तो उसी फंक्शन में था याकूब कुरैशी। ये वहाँ से निकल का और आने के बाद इसने कहा कि ए दरोगा यहाँ आओ। हमने कहा भाई जब दरोगा यहाँ हैं तो पता नहीं किसको कह रहा है। कह रहा है भाई तुझसे कह रहा हूँ। ये शब्द उसके थे, याकूब कुरैशी के। मंत्री था तब भी? वो मंत्री था भाई, इसके पैसा में चिराग जल रहा था। अच्छा जी।
चौहान साहब इसके यदि इसने कह दिया कि नीम के पेड़ को ये जामुन का है, तो जामुन शासन प्रशासन भी कह रहा था इस चीज को, हाँ जामुन यार मोटी जामुन लग रही है इस पे। ये बात तो जलवा कहते हैं लोग, जिसने देखा होगा ये बात सच्चाई जबकि एक हत्यारा भी है यो, इसने नींबू भी बेचे हैं, गुड़ भी बेचा है। मर न जाने मार महादेव की इस पर कहां से कृपा बरती कि भाई यो गाय काट के भैंस काट के इतने पैसे वाला हो गए और इसने सबके मुंह बंद किए हैं। महात्मा गांधी का मेला तो चला ही रहे थे, का मेला चल रहा था भाई। ये दो चल रहे थे। ये माना जाता है 50,000 की भैंस 5 लाख में बिक जाती है कटने के बाद। जी कटने के बाद उसके अंग बिकते हैं ना अलग अलग। हाँ, जब 50,000 का माल 5 लाख में बिक रहा है, जी। कहीं पैसे की गर्मी तो होगी ही। बिल्कुल है। तो हमने इससे कहा मगर भाई मंत्री जी आप ठीक है, हम मंत्री हैं, सर्वप्रथम तो सभ्यता से बोलिए। ये आपका और उनका संवाद चल रहा है दोनों का। आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं जो जनता के द्वारा चुने गए हैं। मैं नहीं कह रहा कि मैं चुन तुम्हें बनाया है, मगर आप अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जिस माँ को आप हमारी गाली दे रहे हैं ना, तो हमारी हिम्मत टूट रही है। तो इसने उठाकर हमको जो है गिरेबान पकड़ा और थप्पड़ मार दिया। हमने कहा भाई अब सीमाएं टूट गई हैं। और उसी दौरान सीओ सतपाल ने जब देखा भीड़ हो गई है, और सीओ सतपाल भाग गया वहां घटनास्थल से, ड्यूटी छोड़ के भाग गए। सब साफ गया वहां से। और जो पुलिस वाले थे बाकी, जो मेरे साथ पुलिस वाले थे उनमें से भी 2 सिपाही थे, वे भी भाग गए। उसने कहा यार यहाँ का मामला हिंदू मुस्लिम आड़ा हो जाएगा और यहाँ मुसलमानों का क्षेत्र है। आप अकेले रह गए? मैं रह गया और 2 सिपाही रह गए। उसमें एक इंद्रजीत सिंह और एक नरेश यादव, केवल 2 सिपाही रहे, बाकी 2 भी निकल गए। क्योंकि उन्होंने कहा भाई हमारी बसपा पुलिस फोर्स में एक राजनीतिक स्तर का घुसना, ये भी एक दुर्भाग्य है कि वहाँ भी हम लोग पार्टियों में बटे हुए हैं। उसने कहा यार हम, वो दोनों सिपाही शेड्यूल कास्ट थे, उन्होंने कहा ये हमारी तो पार्टी का मामला है, वो भाग गए। मतलब ये बात कह के चले गए ये हमारी पार्टी का मामला, हम बीच में क्यों आएंगे। मतलब सिपाही ये कह हमारी पार्टी का मामला, वो चले गए। ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है। तो ये दुर्भाग्य है, और ये पहले भी था भाई। आप पुलिस में हो, आज भी है। मेरा मानना है आप पुलिस में हो, ना आप जाट हो, ना ठाकुर हो, ना पंडित हो। हमने वर्दी पहन ली तो हम कुछ है नहीं, हम तो इंसान है। समाज के एक हमारे लिए हर आदमी बराबर है। बिल्कुल। और समाज के लिए हम काम कर रहे हैं जिसका हमें सैलरी मिल रही है। बिल्कुल बात सच। मगर ये हमारे मायावती शासन काल से एक पुलिस विभाग में भी एक हर जाति का आदमी इस चीज को करता है कि हमारी पार्टी है, आज भी है। लोग एग्जाम्पल दे रहे, मायावती की सरकार तो अच्छी थी। सरकार अच्छी थी, और जब मंत्री ऐसा काम कर रहा, सरकार अच्छी कैसे हो गई? मायावती की नीति अच्छी थी, मगर नेताओं की नीति नहीं थी। आप ये बताइए, सवाल ये है मेरा, जब मायावती की सरकार अच्छी थी तो मंत्री क्यों गलत काम कर रहा है, एक सिपाही से बदतमीजी कर रहा है? देखो मायावती जी का भी ये था कि जो ठीक ठाक से दाम दे देता उसी के वो भी थी। ये है, उनके जन्मदिन पर अच्छे पैसे देते थे ये लोग। हाँ, जन्मदिन पे पैसे जाते थे, अभी भी जाते हैं। और यहाँ से नहीं, थाने चौकी तक इन लोगों ने, नेताओं ने लिए हैं वहां से। हाँ, जाते हैं खूब। ये लोग भी ऐसे बहुत सारे तो लोग ये इन लोगों का ट्रेड बना हुआ है और बना था, और उसी आधार पर पुलिस का सिपाही भी और सब इंस्पेक्टर से का कप्तान तक उसी उसमें है। चलो इस बात को पूरी करो आप, जो ये झगड़े का बात क्या हुआ, फिर झगड़े में क्या क्या रहा ये बताओ। हम लोग जो है जब ये आ गया, आने के बाद में हमारी इसकी हत्तापाई हो गई। हत्तापाई आपने भी करी? मैं जान बचाने के लिए तो क्या करता। सच बताओ, मारपीट हुई है क्या? मैं मारपीट हुई, मेरी वर्दी फटी है। और उसके भी मारा आपने? मैंने उसका मारा तो नहीं है। अच्छा। मर गला पकड़ा पकड़ी तो सबकी हुई है। हो गई। फिर जब आपका पकड़ लिया तो आपने पकड़ लिया, इसमें क्या बात है? उसके बाद जो इनके जो कारिंदे थे वे सब मुझसे लिपट गए। अच्छा। और मेरा वायरलेस सेट भी तोड़ दिया, मेरी घड़ी भी टूट गई। अच्छा। उसके बाद मैंने गाड़ी के वायरलेस सेट से कंट्रोल रूम को सूचना दी। कंट्रोल रूम को मैंने कहा भाई इसको लॉक करिए आप तत्काल प्रभाव से, कि एक मंत्री यहाँ पर ज्यादा उत्तेजित होकर मुझसे मारपीट किया है, मेरी वर्दी फाड़ दी और मैंने मीडिया बुला ली। उसी समय मीडिया पहुंच गई है, और ये मीडिया को देखते ही ये वहां से भाग छूटा।
जब ये भाग छूटा वहां से तो मैं सीधा मेरे पास सीओ आया। तब मर्दानगी दिखाई या भाग गया, सच बताओ। नहीं, ये भाग गया, नपुंसकों को भागा वहां से। मैं कह रहा कि उस रोज मेरे पास हथियार होता तो मैं वो काम करता जो एक इतिहास में रचा जाता, पर मेरे पास उस रोज हथियार नहीं। सिपाही का इतना गुस्सा? नहीं, मैं करता इस काम को। ये सिपाही में गुस्सा आया कहाँ से गुस्सा इतना? इसलिए आया तो जिसने मुझको जन्म दिया उसको इन्हें गाली दी, उसको तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसको तो हम आज भी कोई हमारी माँ को गाली दे दे, इस दुनिया में नहीं है तो हम उसको साले खा जाएंगे आज की तारीख में भी। अच्छा, भले हमने अपने पिंडदान कर लिए, मगर हमने अपनी जन्म जननी को थोड़े भूल सकते हैं, ये धरती माँ को थोड़ा भूल सकते हैं हम। बात सच है। जब जननी की बात आती है तो बात अलग रूप होता है बात में। तो जब मीडिया आ गई तो मीडिया को भी इसने स्टेटमेंट क्या दिया, उन्होंने पूछा भाई आपने जो यहाँ ये दरोगा के साथ मारपीट करती दीवान जी के साथ में, उसने कहा साले को मैंने सबक सिखाया है। हाँ, बोलता तो था ही वो ऐसा। ये अखबार में भी है। नहीं आती थी बातें। हाँ। भाई हमने वहाँ पत्रकारिता भी की है, चीजें की हैं, तो बात तो हमारे सामने आती थी। बदतमीजी तो वो करता था। हमने एक तहरीर दी लिख कर, उस समय चरण सिंह एक शर्मा थे ऐसो लिसाड़ी गेट, हमने तहरीर दी लिख के, उन्होंने कहा मैं सीओ साहब से पूछ लेता हूँ। सीओ साहब थे एक द्विवेदी, नाम तो ध्यान नहीं रहा, द्विवेदी ध्यान है। उसने कहा मैं एसपी सिटी से पूछता हूँ। एसपी सिटी प्रबल प्रताप थे जी। उन्होंने कहा आप मेरे कार्यालय आ जाइए। हम घंटाघर उनके कार्यालय गए, हमने तहरीर दी लिख के, प्रबल प्रताप सिंह ने फाड़ के फेंक दी। नहीं, एसपी सिटी मौके पे क्यों नहीं आए? मौके पर नहीं आए। बात तो सवाल तो ये है ना कि एसपी जब वहां से सीओ भागा तो एसपी सिटी कैसे आ जाता? भाई सीओ का काम अलग है, एसपी सिटी शहर का मालिक है। मैंने तो उसके साथ साथ चौहान साहब कप्तान थे, उनको भी फोन से बताया, जय नारायण सिंह को। हमने कहा मेरे साथ ऐसे तो बदतमीजी हो गई है। उसने कहा कि अभी मुकदमा लिखवाएंगे, गिरफ्तारी कराएंगे इसकी। एसएसपी जय नारायण सिंह जी ने ये बात बोली, मुझे आश्वासन दे दिया। ठीक। और मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया। प्रबल प्रताप सिंह ने कहा तुमने किससे टक्कर ले ली? मतलब एसपी सिटी ये बात बोल रहा? हाँ, तुम माफी मांग लो उनसे जाके। आपसे माफी हाँ, मंगवा रहे हैं। जिससे तुमने टक्कर ली उससे माफी मांगो, वो मंत्री है। अपनी नौकरी बचा रहे एसपी सिटी। हमने कहा भाई एसपी सिटी साहब मुझे यहाँ थाने का चार्ज तो लेना नहीं है, ना मुझे सिटी का चार्ज लेना। मेरे साथ बदतमीजी हुई, मैं माफी मांगूंगा? उन्होंने कहा कि मांगनी पड़ेगी। एसपी सिटी ने? हाँ, ये बात उनके कार्यालय पे हो रही थी? कार्यालय पे। हमने कहा मगर ऐसा है, मैं बिल्कुल 1 से लाख तक माफी नहीं मांगूंगा, चाहे मुझे नौकरी छोड़नी पड़ जाए। और मैं गए, वहां से गए 8 बजे की हमारी ड्यूटी चेंज हो गई। यह घटना 4:45 बजे की थी। 3 घंटे गहमा गहमी में 8:30 बजे। उसके बाद मेरे सीने में दर्द हो गया। और एक पाठक है वहाँ भैसाली रोडवेज के सामने जी। मैं तत्काल, मुझे में 2-3 सिपाही उठा कर ले गए। यार क्या बात है? उन्होंने कहा भाई हार्ट की दिक्कत है, इसको सीधे सीधे जसवंत राय ले जाओ, मैं हार्ट की देख सकता। ठीक। मैं फिर भी वहाँ से दवा गोली लेकर और सीधा अपने घर गया। घर में मैंने जाके ये कोई बात नहीं बताई किसी तरह की। जब सुबह ही अखबार आया तब मेरे परिवार वालों को पता चला, और रात भर में मुझे सोने नहीं दिया अधिकारियों ने। मेरे घर पर कभी सीओ, कभी एसपी सिटी, कभी इंस्पेक्टर, ये मेरे घर पर रहे। और मेरा घर घेर लिया चारों तरफ से। क्यों घेरा घर? कि इनसे कोई राजनीतिक नेता विपक्ष वाला आकर ना मिले और ये कंप्रोमाइज कर ले। कंप्रोमाइज के लिए दबाव बना रहे थे हाँ। आप पे अधिकारी? हाँ जी, अधिकारी। कोई पॉलिटिकल लोग भी थे? ये सभी थे उसमें। नहीं, पॉलिटिकल लोग भी हाँ, आए थे आपके पॉलिटिकल पास? लोग भी थे ना, बसपा वाले। प्रशांत गौतम था जो कोऑर्डिनेटर था इसका, बसपा का। हाँ, ये गया है। बसपा कोऑर्डिनेटर भी था। हाँ, ये गया है। उसने कहा, और उस समय तो क्या नाम है इसका, शराब माफिया योगेश वर्मा, ये भी उस पक्ष में गया। योगेश वर्मा भी तब थे हाँ। पार्टी में। ये भी गया उस पक्ष में कि भाई आप ये कंप्रोमाइज कर लो, कोई बात नहीं है। आप एक वहीद कुरैशी थे लोकदल के, जो सरथाना से पूर्व विधायक रहे लोकदल में, उनका रिश्तेदार था, वो मेरे पास आया
उसने कहा बेटा फैसला कर लो। मगर चाचा तुम चाय वाय पियो और फैसले की बात मैं परिवार से कर लेता हूँ, और जो मेरे साथ अपमान मेरा हुआ है वो तुम एक बार बेगमपुल पे या मोदीपुरम बुला के याकूब कुरैशी से मेरे बच्चों से करा दो, मैं फैसला कर दूंगा। ये शर्त रखी ये आपने? शर्त रख दी हमने। वो कहना है 50,000 रुपये ले लो, ये नजराना है। मगर यदि नजराना काय का? उसको नजराना बताया 50,000 रुपये जो किस लेकर बात आया के था, 50,000? कंप्रोमाइज करने के लिए, मतलब आपकी जो खरीदने के इज्जत, लिए मुझे। आपकी जो इज्जत सड़क पे उतारी है उसको उसका 50,000 में कीमत? 50,000 कीमत लगी उसकी। ये बात में सच्चाई है आपकी? हाँ सच्चाई है मेरे पर। परिवार के सामने परिवार के सामने कहाँ बात हुई है? परिवार के सामने, और 10 हैं जो जाट समाज से हैं, वे मेरे साथ आज भी हैं, और जब भी थे आज भी है। 50,000 में आपका फैसला करा रहे थे? उन्होंने कहा 50,000 में फैसला कर लो। हमने कहा जी 50 करोड़ भी देगा तो फैसला नहीं होगा किसी कीमत पे। हाँ याकूब कुरैशी मेरे बच्चों से 2 जूते अपने चौराहे पर लगवा लो, 2 करोड़ रुपए में दे दूंगा मकान दुकान बेच कर। ये बात बोली आप? तो वहीद कुरैशी निकल गए वहां से। सही बताओ, ये बात बोली हाँ, आपने? हकीकत है, ये हकीकत है। वहीद कुरैशी मर गया नहीं, उससे पूछवा देता मैं आपको, क्या आप पैसे लेकर आए थे या नहीं आए थे। अच्छा जी। हाँ, दबाव तो रहा होगा और पार्टी का भी, बहन जी का भी रहा होगा, मायावती जी की भी तरफ से भी कुछ ना कुछ दबाव रहा, वहां से बहन जी कुछ का लगा इतना आपको? रहा कि मुझे जसवंतरा हॉस्पिटल में जब मैं अगले रोज एडमिट हो गया, मुझे दिक्कत बन गई। जी तो 5 दिन बाद मायावती जी का प्रोग्राम था मेरठ में आने का। जी जी। तो LIU ने भी रिपोर्ट दे दी थी, क्योंकि उस समय राजकुमार सागवान जी जो है ये छात्र नेता थे और बड़े अच्छा इनका रोल रहा है। क्या रोल रहा? कि इन्होंने कम से कम सैकड़ों छात्र लेकर कमिश्नर के और DM के और कप्तान के यहाँ जो है प्रदर्शन किया कि याकूब के खिलाफ मुकदमा लिखो। याकूब के खिलाफ प्रदर्शन हुआ हाँ। था? और जाट होने के नाते हुआ था? किस वजह से हुआ था, सही बता ना ये बात। नहीं केवल पॉलिटिक्स के हिसाब से, नहीं, एक तो ये था पुलिस, ये लोकदल में था ना। मैं बात समझना चाह रहा हूँ, पुलिस के सम्मान में हुआ था ये या जाट होने के नाते ये हुआ पुलिस था? के सम्मान में। पुलिस के केवल सम्मान में भर्ती- राजकुमार सागवान जी आए थे। आए थे उसमें, आज भी हैं वो, आज तो सांसद हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। हाँ, बागपत के सांसद हैं। हाँ, और पूरा उत्तर प्रदेश को छोड़िए, मेरठ का जितना व्यापारी था ये सब मेरे साथ था, सब आए हैं पुलिस के सम्मान में, पुलिस सड़क के पे थे सम्मान सब। में, कि जो हुआ है वो वर्दी के साथ गलत हुआ है, आज इनके साथ हुआ, कल हमारे हुआ। जो और वर्दी वाले पुलिस वाले हैं उनका भी आपको कैसा समर्थन मिला? मेरे साथ सब इंस्पेक्टर रैंक का पूरा समर्थन था, और एक हड़ताल होने जा रही थी उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही से लेकर और सब इंस्पेक्टर रैंक तक की। फिर क्या रहा उस पे? मगर LIU की जो रिपोर्ट गई है उससे DGP और आपके जितने एडिशनल DG, IG, DIG, इन्होंने इसको मैनेज कर लिया, कर्मचारियों को डरा धमका दिया कि 1973 वाला काम मत करिए आप। ठीक है, उनका आपस में झगड़ा हुआ, मुकदमा लिखा जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, नहीं होगी तो कंप्रोमाइज करा देंगे। ये इनका स्टेटमेंट था। किसका स्टेटमेंट था ये? इन अधिकारियों का, सब IG, DIG, गुरुबचन लाल, यहाँ ADG आए थे, उन्होंने कहा था खुद। फैसला कराने पे थे सब फैस- अधिकारी? सब फैसला कराने पर। माफी आपसे मंगवाना चाहते थे? माफी या मुझसे उससे? मंगाना चाह रहे थे। याकूब की गलती किसी ने नहीं मानी? किसी ने नहीं मानी, क्योंकि बसपा का उसके पैसा में चिराग जल रहा था उस समय। और सबसे बड़ी बात यह हुई है कि मायावती के आने से पहले एक कमेले का उद्घाटन होने जा रहा था, जो याकूब ही बना रहा था अपना, और उस कमेले की बात हुई थी और उसमें 2-4 सरदार चले गए। तो जब ये बात आई कि भाई आप कितनी भैंसें काटेंगे इसमें और भैंसों की क्या पहचान होगी, तो याकूब कुरैशी ने कहा भाई ना तो भैंस का पता लगता ना सरदार का पता लगता, दोनों एक से ही है। याकूब का ये वो था याकूब ने स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट दे दिया वहां, और ये स्टेटमेंट छपा मीडिया में। अगले दिन सरदार ने तलवार निकाल ली और मायावती जी ने इसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया याकूब को। उसने कहा था सरदार सर इनसे माफी मांगे और फैसला कर ले, अन्यथा मैं तुम पार्टी से निकाल दूंगा। तो इनको जो है फिर इसके पिछवाड़े में लात मारी और इसको पार्टी से निकाल दिया याकूब के? याकूब। उसके बाद जो है हमारा फिर भी मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ,
3 महीने में 2 दिन बाकी थे 90 दिन में, फिर मैं न्यायालय में चला गया। 156 दिन में मैंने मुकदमा पंजीकृत करा। मैं उन जज साहब को, डीजे साहब को नमस्कार करता हूँ, नमन है मेरा उनको, AK सिंह जी को। और मैंने उनसे कहा था, उनको कैंसर था, हमने कहा मेरी मदद करिए, जो सच्चाई है उसमें भगवान आपको ठीक कर देगा, आपका कैंसर ठीक होगा। फिर उसने कहा मगर यदि आपके चपरासी के साथ ये घटना होती तो आप क्या करते, कि साले को गोली मार देता। मगर ये शब्द आपके हैं कि हाँ मेरे हैं, तो मैं फिर मेरा मुकदमा लिखवाइए। मेरे साथ भी तो ये हुआ है। उसने कहा ठीक है। उसने कहा कि 156(3) हमारी एक्सेप्ट की, मुकदमा थाना लिसाड़ी गेट में लिखा गया। और जिस मुंशी ने वो मुकदमा लिखा, देखो नीचे से ऊपर तक कितना प्रेशर था कि उसने थाना अध्यक्ष से बिना पूछे मुकदमा लिख दिया और उस माननीय न्यायालय को भेज दिया कि GD नंबर फलापा मुकदमा आपका लिख कर और ये सेवा में प्रेषित है। मुंशी ने, क्योंकि उसको पता था, इंस्पेक्टर बिना अधिकारियों के तो नहीं, उसको जानकारी थी। नहीं, उन्होंने बताया भी नहीं किसी को, ये भी बात सही है। पक्का उन्होंने, जैसे डाक होती है, डाक आती है न्यायालय से, डाक वो जाता है पैरोकार, तो उसमें उन्होंने साइन कराना था, उसी वक्त उसमें साइन करा दिए। ने उसे इतना अधिकार होता है, पेशकार को लिख सकता है वो मुकदमा? पेशकार को नहीं, हेड मोहरिर थे, हेड मोहरिर को इतना उसका होता अधिकार है कि जब न्यायालय का आदेश आ रहा तो लिखेगा, लिखना पड़ेगा उसे, लिखना पड़ेगा। मगर उसने फिर भी अधिकारी से रूलिंग में, जैसे पेपरों में साइन हो रहे उसी में रखकर उन्होंने कागज पर साइन करा लिए थे ऐसा के, और उसने मुकदमा लिख दिया। मुकदमा लिखने के बाद जब न्यायालय को चला गया, तब अधिकारियों ने कहा कि ना ये मुकदमा लिखा किसने है, कैसे लिखा। उस मुंशी का रातों रात ट्रांसफर सुल्तानपुर हुआ कि तुमने हमारे बगैर अनुमति के कैसे मुकदमा लिख दिया। मुंशी का नाम ध्यान है कुछ? मुंशी का नाम तो मेरे ध्यान नहीं है, कि 11 साल हो गए। सुल्तानपुर ट्रांसफर उसका कुल मिला के। हमें कहा, हमें सुबह पता लगा और उसका ट्रांसफर होगा, हमें बड़ा दुख हुआ और उसको तत्काल रवाना कर दिया। यदि वो हमसे मिलता तो हम कोर्ट से स्टे उसके लिए लेकर आए, मगर उसकी मुलाकात भी हमसे नहीं हुई। करने नहीं दी होगी, अधिकारी करते हैं। अब वो तो रातों रात रवाना कर दिया ना उसको तो। हाँ, अधिकारी खेल करते हैं, हाँ, होता है। और हमको कर दिया लागा बंद कर दिया। हाँ, कहाँ? एक क्वार्टर में पुलिस लाइन में। क्यों? उसने कहा कि ये मीडिया को कुछ ना बताए, मीडिया चारों तरफ चक्कर काट रही है, और हमको वहाँ बंद कर दिया। करने के बाद हमसे कहा कि ना कंप्रोमाइज कर लो। RL निरंजन था एक RI, उसने 5 लाख रुपए ले रखे थे याकूब से। ये बात सत्य है। ये बात कैसे प्रूव हो जाएगी? ये बात प्रूव इसलिए हो जाएगा, RI को हमको बंद करने का अधिकार नहीं था। नहीं, 5 लाख की कैसे बात प्रूव? मेरे सूत्रों ने बताया है, जो वहीं के थे, उन्होंने 5 लाख तुम्हारे RI ने लिए हैं, इसलिए तुमसे कम्प्रोमाइज कराना चाह रहा हो बार बार, इसलिए तुमसे हॉस्पिटल में मिलने गया वो। तुम्हारे लड़के जो वहाँ जो चारों तरफ घेरे खड़े रहे, मेरठ कॉलेज के सब, जब इनको सूचना मिल गई कि यहाँ गोली भी चल सकती है, लाठीचार्ज भी होगा, तो RL निरंजन भी निकल के चले गए RI वहाँ से। उनने कहा यार ये तो गलत हो रहा, ये यदि याकूब के साथ ऐसा होगा तो हमारा जीना बेकार है। ये RL निरंजन RI का कहना था। तो यानी कि कुल मिलाकर हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, और उस मुकदमे को लड़ते लड़ते हम आज यहाँ तक आ गए। 2011 से 2011 से अब तक 26 तक। हाँ, एक 15 साल। एक अदालत से मेरठ में एक जज साहब थे, प्रमोद त्यागी जी, जो MP MLA कोर्ट में थे। उन्होंने इनको 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना करके हमसे कहा 2 साल की सजा और 2-2 हज़ार रुपये 2 धाराओं में हम इनको तुम्हारे सम्मान के लिए। नहीं, तुम्हारा सम्मान या पुलिस के सम्मान की बात? हमारे सम्मान की बात करके उन्होंने कहा कि तुम्हारे सम्मान के लिए कि तुम मुकदमा लड़ रहे हो, सिपाही मुकदमा नहीं लड़ सकता। हमने कहा सिपाही मर जाएगा पर मुकदमा नहीं लड़ सकता, कि बिना अनुमति नहीं लड़ेगा। तो हम कहते 56(3) में मान्यवर महोदय, मुझे तो कोई सरकारी सुविधा नहीं है इसमें, मैं अपने वकील करके लड़ रहा हूँ इसमें। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपके सम्मान में और 2 साल की सजा और 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना करता हूँ। हमने कहा कि मान्यवर
महोदय आपका धन्यवाद, आपको बहुत बहुत नमन कि आपने गरीब आदमी के हाथ में कटोरा दे दिया, वो 2,000 रुपये मांग कर लाकर तब न्यायालय में जमा करेगा। उसने क्या बकते हो, मगर बकता नहीं, वही कह रहा जो मुझे कहना चाहिए। जज साहब को बोलिए आपने जज बात। साहब को, प्रमोद कुमार को, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, नहीं रहे। हमने कहा मैं जज साहब आप अन्याय कर रहे हैं, आपने उस समय कहा 2 साल की सजा और 2,000 रुपये दूं जुर्माना है, वो 2 साल की सजा कहाँ गई? वाह, अरे क्या हमने तुम्हारा सम्मान रख दिया, कम है क्या? चाहे जुर्माना 1 रुपये का वो भी सजा में आता। और जाइए साइन करिए। मगर जज साहब नमस्कार, जय हिंद, 1 से लाख तक इस जजमेंट पर साइन नहीं करूँगा, CJI जा रहा हूँ। क्योंकि जज साहब का यहाँ से ट्रांसफर होना था, प्रमोशन पर डीजे बंद कर जाना था उनको, और उन्हें हमारे जैसे 50 मुकदमे डिसाइड कर दिए 3 ही दिन में, 4 में, क्योंकि 4 दिन उनको बाद या प्रमोशन पर जाना था। हमने जब हमारा वकील भी कहना है भाई इच्छा है तुम्हारी, हम नहीं कह रहे साइन करो, सरकारी कोर्ट कहना नहीं साइन कर दो। हमने आज जज साहब एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप सुनने के इच्छुक हो तो, यदि आपके चपरासी के साथ ऐसा होता क्या होता कि गोली मार देता, तो मगर सजा क्या है फिर? इस सजा को तो सुधारिए आप। सही बात। रही बात उसकी, आपने महोदय 50 लाख लिए, 60 लाख लिए, महावीर वकील के द्वारा लिए हैं, जो भी लिए हैं, त्यागी आपका सरकारी कोर्ट है। आपने ये आरोप लगाया कोर्ट के अंदर? वहीं खड़े खड़े बोल दिया आपने ये बात? हमारा वकील है, पूछ लीजिए, हमारा वकील तो मौजूद है वहीं, तीनों वकील जज साहब को ये बात बोली आपने? हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा, हमने कहा मरना तो है आज नहीं तो कल, और क्या करोगे, जेल ही तो भेज सकता है। इतने क्रांतिकारी बन गए। अरे साहब हम ये कह रहे कि हमारी इच्छा यदि होती और हमको थोड़ा और सपोर्ट पीछे से मिलता न्यायालय में, हम तो वो काम करते, एक इतिहास रचा जाता। क्या करते? वही करते जो करना चाहिए था। किसके साथ करते? जो कभी इंदिरा के साथ हुआ था वो हम जज साहब का करते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी सजा दे दी थी उसको। इतना गुस्सा? इतना गुस्सा था हम पर जज। मतलब याकूब के ऊपर गुस्सा नहीं था, जज साहब के ऊपर? अरे महाराज एक बात बताइए, एक मुलजिम एक सरकारी कोर्ट की कुर्सी पर बैठा और मैं एक मुद्दे वहां खड़ा उसको यह बयान दे रहा हूं, तो इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या सामने नहीं आएगा क्या? वो ये भ्रष्टाचार नहीं था वहां कि एक मुलजिम जब वहां बैठा हुआ कोर्ट में, और वो भी सरकारी कोर्ट की कुर्सी पे। हमने फिर भी कह दिया जज साहब से, मैं क्या गाय भैंस का पैसा लिया है, ये हजम नहीं होगा, तुम्हारा सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा, और जय हिंद, और हम कोर्ट से बाहर निकल गए। और वही जज साहब 4 महीने बाद हार्ट अटैक से अब उसी कोर्ट में मरे हैं जाके, केवल इसी उसमें कि उनका प्रमोशन रुका और बार महादेव का आशीर्वाद हुआ, और उन गाय भैंसों के जो पाप का पैसा लिया था उससे हुआ। और जो उनका वकील था महावीर, 6 महीने बाद वो भी मर गया। हमने उससे भी ये शब्द कहा था, लक्ष्मी कभी कभी जीत पाती है चौहान साहब, और जब ये आती है ना सरस्वती बैठती है आके तो विनाश ही करती है। और हमारा तो दर्द सच्चा है, हम तो अपने दर्द में जिए हैं और आज भी जी रहे हैं उसी दर्द में। आज हम इस समाज के लिए जी रहे हैं जो आज हमारा समाज सोया पड़ा है, और हमारी बहन बेटियों की हत्या हो रही हैं, और हमारा समाज सो रहा। आज भी हम उसी में जी रहे हैं। और मार महादेव से हम तो तीनों टाइम यही मांगते हैं जब अपनी बाधा जपते हैं कि मार महादेव इन विधर्मियों का सर्वनाश करो, सर्वनाश करो, सर्वनाश करो। हम ये मानते हैं। ना हम उनसे कोई गाड़ी मांगते, ना हम पेट्रोल मांगते, ना कोठी मांगते, ना बंगले मांगते। ये गुस्सा काहे का है? गुस्सा नहीं आ रहा समझ में आपका? गुस्सा इस समाज का है। गुस्सा उसका जो महात्मा गांधी था, जो इस समाज को अंधेरे में करके चला गया। ये संविधान अंबेडकर ने नहीं लिखा गया जिसको आए कह रहे अंबेडकर ने ये संविधान लिखा है। सब झूठी अकबर को महान बताते चले गए, तो हमारा संविधान क्या रहेगा ये बताओ? हाँ, औरंगजेब, अकबर, वे हमारे महान हो गए जिन्होंने हमारी हत्याएं करी, लाखों लाखों हिंदुओं को मार दिया। लुटेरों को आपने
वो बना दिया है, क्रांतिकारी बता रहे हैं, या लुटेरे को, या ये कहें कि वीर भगत सिंह, आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए छोटी छोटी उम्र में, उनको आपने आतंकवादी बता दिया। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारे देश का क्या हो सकता है? हाँ, औरंगजेब रोड है, अकबर रोड है, इन रोड के साथ साथ उन्हें कहने के लिए हम दिल्ली में के साथ दिल्ली राजधानी है, ये तो मुगलों की राजधानी बन गई। पाकिस्तान बन रहा है तो हर रोड का नाम देख दो। तो हम तो वहीं जी रहे हैं, इतना जी रहे हैं, और मार महादेव से केवल यही मांग रहे हैं चौहान साहब कि इन विधर्मियों का नाश हो और अत्याचारी जितने हमारे नेता हैं इनका विनाश हो। नेताओं का विनाश, नेताओं का विनाश होगा। ये गुस्सा क्यों है? बात नहीं आ रही, गुस्सा बात इसलिए समझ में। हमने आपको चुना, अपने क्षेत्र से हमने विधायक या सांसद चुन दिया आपने, तो किस लिए चुना? क्या आप हमारी जनता को कुछ देंगे, उसकी सुविधा देंगे, उसकी देखरेख करेंगे? जो करोड़ों रुपया सरकार से ले रहे हैं तो उसमें उसे खा रहे हैं आप। अच्छा, कभी बात ये नहीं आती कि आप सिपाही रहे हैं, कम से कम कोई तो संविधान की बातें करो, आप तो पूरी राजनीति की बात कर रहे हैं। मैं सिपाही रहते हुए भी यही बात करता था और आज भी यही बात कर रहा हूँ। ये क्रांतिकारी सिपाही जागा, क्यों जागा? ये क्या हो गया ऐसा? चलो हमने मान लिया याकूब से झगड़ा हुआ, ये क्रांतिकारी सिपाही 73 से जाना है, वो भी हम अपने अधिकारियों की लड़ाई ले रहे हैं जो हमारे भाई भरे हैं। बात ये है, क्रांतिकारी सिपाही की वर्दी खाकी और ये भगवाधारी, ये कैसे आपने एक साथ मिलाया है? ये कैसे? हमने, जब हमको सरकार ने कहा भाई तुम अपने घर चले जाओ, उससे पहले 2011 में जब हमारे साथ घटना हुई थी, हमने उसी समय प्रण कर लिया था कि हम साधारण रह के कोई काम नहीं कर पाएंगे, हम जो भी करेंगे संन्यास लेके करेंगे, अपने परिवार से वंचित रह के करेंगे कि कल कोई हमारे परिवार की तरफ अंगुली ना उठाए। दूसरे, हमारे गुरुदेव परम पूज्य यति नरसिंहानंद गुरु जी, महामंडलेश्वर दासना पीठ, 2011 में भी दोनों हमारा साथ दिया था और 2011 से ही हम इनके साथ जुड़े हैं। 17 में मैंने विधायक का चुनाव लड़ा कैंट से, इस दक्षिण से। मैं केवल इसलिए हुआ था कि एक बार इंकलाब विधानसभा लोकसभा में जाऊं और एक बार इंकलाब फिल्म वाली शूटिंग करूं, इंकलाब के नारे लगाओ हैं। इंकलाब फिल्म ने जो अमिताभ बच्चन ने किया था, उस शूटिंग के साथ जाना चाहता था मैं। आज मेरे अंदर वही ज्वाला जल रही है। याकूब की वजह से ज्वाला जली है, ये अंदर से थी। ये ज्वाला मेरे साथ स्टार्टिंग से ही है, मगर इससे ज्यादा हो गई थी 2011 और ज्यादा प्रज्वलित। 2011 से मुझको जब इंसाफ नहीं मिला, उस समय से और मेरे अंदर ये आग जल गई थी। याकूब ने भड़काई आग। भड़काने को तो अधिकारियों ने भड़काई नहीं, याकूब की क्या औकात थी? दोनों दोषी मानते हो, याकूब भी और अधिकारी भी? दोनों अधिकारी दोषी, अधिकारी भी दोषी, याकूब भी दोषी। अगर अधिकारी कार्यवाही कर देते तो शायद ये गुस्सा कम होता। यदि अधिकारी हमारे भ्रष्टाचार में लिप्त ना होते, इससे पैसे ना लेते, इससे दबाव में ना आते, तो इंसाफ हो जा सकता था। तो ये गुस्सा कम हो जाता तब शायद, कुछ हद तक ये लगता कि कम से कम न्याय हुआ, न्याय मिला। मगर न्याय तो है नहीं कहीं, संविधान में नहीं लिख रहा। कहीं कहाँ बताओ कि संविधान की कौन से पेज पर हम बताओ न्याय लिखा हुआ है? केवल इंतजाम लिखा हुआ है। आओ व्यवस्था बनाओ, इंसाफ नहीं मिलने वाला। यदि इंसाफ मिलता तो कन्हैया के सब कुछ प्रूफ हैं, पूजा के सब कुछ प्रूफ हैं, मुझे 52 टुकड़े मिले थे और न जाने इतने कितने हैं। बात तो सही है कि सब कुछ होने के बाद भी 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल मुकदमे चल रहे हैं। तो ये बात सही है कि इसमें बदलाव की आप बहुत अपने बड़ी चैनल जरूरत के है। माध्यम से भी तो करो कि संविधान में चेंजिंग लाएं। संविधान बदलेगा, जरूर बदलेगा, मगर जिस दिन बच्चों में क्रांति आ जाएगी, संविधान बदल जाएगा उसी दिन। बच्चों में क्रांति चाहते हो? और हम इसमें बच्चों में क्रांति लाएंगे। हम अपनी सेना भी तैयार करेंगे। जो अब ये जैन जी वाला नया वो आया है समय, इसको आप क्रांति के में ले जाना चाहते हैं? हम हर एक बच्चे को क्रांतिकारी बनाना चाह रहे हैं, हर हिंदू से। इसीलिए हम आह्वान कर रहे हैं कि कम से कम हिंदू
कम से कम 5 बच्चे पैदा करे और जो देश के लिए क्रांति के लिए रहमत है। बच्चे पालेगा कौन वे 5? पहले तो नहीं पलते थे, हम तो हमारे माँ बाप के नो थे, हम नहीं पल रहे थे। ये जितनी आधुनिकता आ गई, हमारी बहन बेटी पढ़ी लिखी ज्यादा होने लगी, वह बच्चे पैदा करने बंद कर दी। लव जिहाद में जरूर फंस जाएंगी मगर बच्चे पैदा नहीं करेंगे। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो बच्चे पालने का भी तो इंतजाम करो कुछ। तो हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? हैं? हमारे गुरुजी ने जिसके 5 बच्चे उसको 11-11 हजार रुपए दे रहे हैं। हमारे गुरुजी दे रहे हैं 11,000 का इनाम। 11,000 का इनाम। और अभी आपके जो है अभी सम्मेलन हुआ था डासला में, अब फिर दिए गए हैं। पिंकी चौधरी ने दिए हैं अभी। अरे 2 परिवारों को जिम्मेदारी ली है जो 5 बच्चे लेकर आए हैं, और उन्होंने कहा जिसका भी 4 या 5 बच्चे होंगे उसकी पढ़ाई का इंतजाम हम करेंगे। और ये हम करते जा रहे हैं, हम भी से करने जा रहे हैं। और हॉस्पिटल का कौन करेगा? हम सब करेंगे। इतनी क्रांतिकारी हाँ, आग। बच्चे को पैदा होने से लेकर 12 साल तक के बच्चे को हम गोद लेंगे। अच्छा जी, ये हमारा निश्चय है। और हर बच्चे को क्रांतिकारी और लड़ाका बनाएंगे। हर बच्चे को? हर बच्चे को उसको संस्कृत भी सिखाएंगे, उसको अपने वेद भी बताएंगे, और उसको श्री कृष्ण जी वाली शिक्षा भी देंगे। क्या श्री कृष्ण जी की शिक्षा? कि जहां अपराध हो और कोई सुनने वाला ना, हथियार उठाओ। हथियार उठाने की शिक्षा? बिल्कुल। श्री राम जी के प्रतिचिन्ह पे भी चलाओ। श्री राम जी ने क्या किया? श्री राम जी तो अपने भाई के लिए रोते रहे। सीता जी चली गई, वहां जाकर किया था, पर बाद में किया। मगर श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को सिखाया था वो हम कहेंगे। श्री कृष्ण जी, महाभारत, बस ये सब याद है। ये सब है, और वो हम करने जा रहे हैं, करेंगे इस काम। हम स्कूल भी खोल रहे हैं धीरे धीरे करके, आश्रम भी बनाएंगे अपने, और यही करेंगे। हम भीख मांगेंगे आप जैसों से, चंदा इकट्ठा करेंगे, अब आश्रम बनाएंगे और हथियार भी सिखाएंगे। आप कलम हाथ में दो ना, तलवार हाथ में क्यों दे रहे हो? हैं? कलम दो हाथ में। कलम तो मोदी ने नहीं दिए, कलम और कंप्यूटर दिए, डॉक्टर कैसे फट रहे हैं? कौन से डॉक्टर फट रहे हैं? जो अभी दिल्ली में फटे आतंकवादी, वह तो कलम और कंप्यूटर दे रहे मोदी जी। मोदी जी ने यही तो दिया हिंदू को छोड़कर मुसलमान को। वो तो सबके लिए कर रहे हैं। वो सबके लिए नहीं कर रहे। यदि सबके लिए करते थे जो जिसी कहा था कि ये हमें को हमारे बच्चे मरवाने के लिए काम कर दिए कि हम आपस में भिन्न जातियों में आ गए। भाई वो तो प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठे हैं, तो सबकी बात करेंगे। अरे जिसका आगे नाथ ना पीछे पगा होता है ऐसे करेगा, उसको क्या पता अपना परिवार कैसे चलता है? बताइए मुझे। ये गुस्सा बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री के औलाद हो, मोहन भागवत का औलाद हो, तब मुझे बताओ। नहीं तो आप कम से कम तलवार और जो आप तमंचे की बात कर रहे हो, तो कलम की बात भी तो करो ना। कलम की क्यों कर रहे हैं? पढ़े लिख कर क्या करेगा? जो पढ़े लिखे वो बम बना रहे हैं ना, और वे फट रहे हैं, तो कम से कम अपने बच्चों को हम डिफेंस में तो ले आए उनके। आप क्या करोगे? आपके घर में 2 बच्चे और 20 मोच्छदानी टोपी वाला आया, आपके बच्चे क्या करें? बताइए मुझे आप। मुसलमानों से इतनी जलन क्यों है? मुसलमान गद्दार था, गद्दार है और गद्दार रहेगा, चाहे वो सिपाही है, चाहे चपरासी है, चाहे IAS है, चाहे IPS है। नहीं, कुछ प्रतिशत तो मुसलमान अच्छे हैं, ऐसा 2013 का दंगा मुजफ्फरनगर में हुआ, जिले का कप्तान मोमडन था। उसने सबसे पहला पूरा महादेव में, उसमें पूर्वालियान में एक शब्द कहा था कि मैं पहला मुसलमान हूँ, उसके बाद जिले का कप्तान हूँ। ऐसा तो कोई बयान नहीं आया है? क्या नहीं आया बयान? अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? 13 में अखबार लाइए, उठवा के लाइए, 13 के दंगे के दौरान के अखबार लाइए आप। और ये और चंडीगढ़ में एक जज था, जब उसके यहाँ जो मारपीट के मुलजिम पहुंचे थे, वो भी मोमडन ही था। उसने क्या कहा था कि तुम मार खाते, यहाँ तो बेल देने में बैठा था। कहाँ का जज था ये? चंडीगढ़ में। उसने किसके लिए बोला था ये? मुसलमानों के लिए, कि तुम साले पिटका आ गए, हाँ मार खाते हिंदुओं को। तो नहीं बोल सकते जी, कैसी बात कर रहे भाई साहब? निकालिए आप, गूगल पर मिल जाएगा शायद आपको। और ना मिला था अखबार की कटिंग हम दे देंगे आपको। है आपके पास? हाँ जी, हम आप दिखा देंगे आपको। हमें दीजिएगा। हमारे पास रिकॉर्ड है। हम अपने इसमें पॉडकास्ट में दिखाएंगे लोगों को। हम दिखाएंगे। तो मुसलमान तो जो है वो किसी का सगा था, ना है, ना रहेगा।
मुसलमानों खास के तौर से प्रति हिंदुस्तान इतना में, गुस्सा हिंदुस्तान में सही जब तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। जब धर्म का 1000 पर बंटवारा हो गया था तो ये क्यों है रहे हैं यहाँ? नहीं, अब रहे तो भगा थोड़ी सकते हैं, हैं? भगा थोड़ी तो सकते इनको कन्वर्ट तो कर सकते हो। नहीं, समझा भी तो सकते हो, ये कन्वर्ट ये समझते ही नहीं है। नहीं, ये कभी तो एक समझाने मोहम्मद की के कोशिश तो जो करी एक होगी। मोहम्मद हुआ ही नहीं तो मोहम्मद पे चल रहे हैं सब। आप समझाने की कोशिश तो करो कुछ। अजय कोशिश तो करते हैं, इसीलिए तो एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। हमें एक्स मुस्लिम क्यों आए हैं मैदान में? वो उस कुरान को पढ़ा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे एक्स मुस्लिम आ रहे हैं जो 2 करोड़ इसकी एक्स बात मुस्लिम करते भारत में है आज की तारीख में। 2 करोड़। और देखिएगा आप जुलाई तक 2 करोड़ एक्स मुस्लिम है। एक्स मुस्लिम आज की बहुत तारीख बड़ा में। आंकड़ा दे रहे हो आप ये। हाँ, मैं सही दे रहा हूँ। या वैसी का हवा हवाई? मैं बिल्कुल सही आंकड़ा दे रहा हूँ। 2 करोड़ भारत में आज की तारीख में एक्स मुस्लिम, और इतने हो गए हैं पाकिस्तान में। आप पे डाटा कहाँ से आ गया ये? डाटा वो है सलीम सलीम वास्तविक। हाँ, सलीम लाइए। वास्तविक है। लाइए उसको, बुलाइए आप, वो आपको कुरान की पूरी वो बताएगा कहाँ का क्या है। और सलीम वो दे रहा वास्तविक है। आएगा हमारे यहाँ पे? बिल्कुल आएगा, हम बुलाएंगे। क्या बात हो रही है जब आप कहें? बुलवाइए, हम रखते हैं बात। हम बुलाएंगे आप। लेकिन सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई है, आपको एक एक बात की सच्चाई मिलेगी। और कहो मैं आपको ये यूट्यूब पर दिखा दूं अभी इसमें। चलो वो भी देखेंगे, लेकिन ये गुस्सा थोड़ा कम करो। अरे गुस्सा हमारा कम नहीं होगा, गुस्सा हमारा उस दिन कम होगा। भगवा चोले में इतना गुस्सा क्यों? अच्छा थोड़ी लगता है। भगवा चोला या आग फेंकेगा। अब आपके आप में क्षमता कम हो गई है महाराज लोगों, हिंदू में क्षमता कम हो गई है। अब भगवा ही त्रिशूल उठाएंगे और डमरू अपने बजाएंगे, इतनी वही ज्वाला? हाँ, वही काम होगा। बात तो कुछ संविधान की भी हो, समाज की भी हो। संविधान का देश कैसे चलेगा? देश कुछ तो हो संविधान के हिसाब से। देश को या तलवार से तो जंग नहीं या तो जीती जा देश का एक सकती। बार इसका बंटवारा हो जाए। बंटवारा चाहते हो? बिल्कुल होना चाहिए। बंटवारा तो हो चुका, ये एक बात तो बार सही फिर नहीं है। होगा। यदि यही पोजीशन रही तो देश का बंटवारा एक बार फिर होगा। कौन करेगा बंटवारा? है ये मुसलमान मांगते लिए हैं, मुसलमानों ने मांग लिया है। मुसलमानों को तो पाकिस्तान मिल गया, उधर अरे भाई साहब फिर मांग लिया है मिल गया। इन्होंने कि हिंदुस्तान में हम जो है 28 करोड़ हो गए हैं, हमें जो वो दीजिए। दूसरा देश मांग उठ गई इनकी। आप यूट्यूब वगैरह नहीं देखते क्या? व्हाट्सएप वगैरह देखते हैं। देखिए आप। ये तो कुछ एक लोग चलाते हैं, ये WhatsApp चलती नहीं है, मौलानाओं का स्टेटमेंट है। देवबंद वाला अरशद बदली क्या कहा था कि हम इनसा करेंगे। आप यदि यहाँ खड़े होकर चौराहे पे मैं कह दूं तो अभी यहाँ की पुलिस जेल भेज देगी। उसका आज लोग कोई मुकदमा भी लिखा जाएगा अरशद बदली पे, जिसने कहा हम हिंसा करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये कद्दावर नेता से झगड़ा हुआ तो कुछ सीख तो मिली होगी इससे? क्या सीख मिली? ये सीख मिली है कि अन्याय के खिलाफ कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, जंग करनी चाहिए। जंग के लिए तैयारी रखनी चाहिए। रखनी चाहिए, दब का काम नहीं करना चाहिए। तो सिपाहियों के लिए ये आप बता रहे हैं? मेरा हर पुलिस विभाग के उस कर्मचारी से, सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक सबसे यही अनुरोध है कि अन्याय के खिलाफ आप पीछे मत हटिए, जंग करिए। दूसरे, आप अपने ईमानदारी से काम करिए, नेक नियति से काम करिए। अब मैं नहीं कहता कि अनुशासन न माने, अनुशासन मानते हुए, मगर अत्याचार सहन मत करिए। अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है ये व्यक्तिगत है या वैचारिक है? वैचारिक भी है और व्यक्तिगत भी, दोनों ही है। नहीं, व्यक्तिगत तो सही नहीं है ना, विचारों की लड़ाई तो बात समझ में आती है। नहीं, व्यक्तिगत इसलिए कि मेरे साथ तो व्यक्तिगत हुई थी। और विचार, मगर विचार ये है कि आने वाले समय में और के साथ ना हो। कोई दबाव कभी रहा अब इस बात की घटना के बाद? हम पर दबाव किस चीज का होगा? हम किसका दबाव मानेंगे? हम अपने में खुद ही बलशाली हैं। हमने दबाव मान लिया जब तक माना था। नौकरी में दबाव माना, जब तक हम अनुशासन के नाम पर दबते रहे। अब कहाँ का दबाव? अब किसी का दबाव नहीं। अब हम पर किसी का दबाव नहीं, केवल महार महादेव का है। अच्छा जी। और उसी के त्रिशूल के सहारे है, परिवार का भी नहीं? किसी का नहीं। जब वो डमरू बजा लगा उसी के साथ साथ हम हैं। अब वैचारिक लड़ाई है अब। वैचारिक भी। अच्छा एक बात और बताओ, जी ये नौकरी छोड़ने का फैसला जो लिया है, जी। सोच समझ के लिया है या कुछ ऐसे ही बस भावनाओं में बह गए? देखो चौहान साहब, ना हम भावनाओं में बहे, ना किसी के प्रेशर में गए,
केवल अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हमने अपनी वर्दी फेंकी थी, ताकि एक नजीर बने। और हम तो लड़ेंगे, मगर अगले के लिए एक नजीर बने कि ड्यूटी के दौरान यदि कोई किसी पे इस तरह की वो करता है तो वो पीछे ना हटे, नपुंसक न बने, मर्द बन कर लड़े। परिवार का कभी दबाव तो रहता ही होगा। परिवार, देखो परिवार तो परिवार है ही, मगर परिवार भी मेरे साथ है। मैं उस परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं उस घर को चला रहा हूं, तो मेरी परेशानियों में मेरा परिवार खड़ा नहीं होगा और कौन होगा। इसलिए मैं फिर यही कह रहा हूं कि अत्याचार यदि होता है तो अत्याचार को सहन मत करिए, उसके खिलाफ जंग करिए, यही मेरा कहना है। एक बात और बताओ, ये वर्दी और संत, ये तो कोई एक दूसरे का मेल ही नहीं है, किसी भी चीज़ का मेल ही नहीं खाता। ये सफ़र कैसा क्यों चुन लिया? जब तक हम वर्दी में रहे हैं हमने अनुशासन भी झेला, और जब हम पर अत्याचार वाली बात आई तो हम अत्याचार के खिलाफ जंग पर उतारू हुए। उसी दौरान हमने अपने पे ये कहा कि हमको इसमें इंसाफ नहीं मिल सकता वर्दी में, कारण कि अधिकारी और सत्ता दोनों का एक तालमेल है, ये दोनों एक ही सत्ता के दो पहलू हैं। ये इंसाफ किसी को नहीं दे सकते, प्रेशर डाल के हत्या तक करा सकते हैं, जैसे होती आई है। अच्छा, एक बात जो आप बार बार कह रहे हो, ये संत बनने की प्रेरणा कहाँ से ले ली? क्या हो गया? संत बनने की प्रेरणा नहीं आ रही है समझ में। और कुछ बन जाते भाई, पुलिस से रिटायर हो गए, प्राइवेट नौकरी कर लेते, फिर भी गुलामी करते, किसी की नौकरी करते फिर भी तो उसकी गुलामी करते। हम समाज के लिए क्या कर पाते यदि हम नौकरी करते? हमने अपने समाज को उठाने के लिए, अपने सनातन धर्म को ऊपर करने के लिए, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, अपने परिवारों की रक्षा करने के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए हमने चोला पहना है। परिवार का कितना समर्थन है इस बात में? परिवार को जब हमने अपना यह पिंडदान ही करा लिया, परिवार से संबंध क्या रह गए फिर हमारे? कुछ तो मोह माया, कुछ तो कोई रहती मोह है। माया नहीं है। तो किससे मोह माया? आप मोह माया हमारे महादेव से और समाज से और अपने धर्म से। तो परिवार भी तो उसी में आता है। परिवार को तो हम जो कुछ करना करके छोड़ आए, अब परिवार का काम है वो अपना काम करे। और अत्याचार के खिलाफ यदि उनके फिर भी कोई आता है तो उस परिवार को भी अत्याचार के खिलाफ मैदान में आना चाहिए, हराए। अच्छा, ये बताओ, ये सिस्टम से निराशा है या किससे निराशा है? ये बात बताओ। देखो, सिस्टम के खिलाफ निराशा बैठी है। मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूं कि हमारा सिस्टम ही खराब है। हमारा सिस्टम कोई ऐसा नहीं है कि जो किसी को इंसाफ दे सके। हमारा सिस्टम कोई ऐसा नहीं जो किसी की भलाई कर सके। बस केवल एक यही है कि हमने जो भगवा पहना है, इससे हम जो भी कर सकते हैं, समाज सेवा जो भी है, परिवार सेवा सब को छोड़ के समाज सेवा के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके लिए सिस्टम तो बहुत खराब है। तो क्या राजनीति में और इसमें कुछ सुधार की संभावना लगती है आपको? देखो, मैंने 2017 में विधायक का चुनाव लड़ा दक्षिण विधानसभा मेरठ से। मैंने केवल इसीलिए लड़ा था, मगर कुछ हमारा समाज नहीं चाहता था क्योंकि लहर दूसरी थी। इसलिए राजनीति से गंदी तो कोई चीज़ ही नहीं है। जितनी गंदगी राजनीति में है, मैंने ये भी देख लिया, राजनीति करके भी देख ली, इतनी गंदगी शायद नाली में भी नहीं होगी। राजनीति के तो इतने लोग हैं, राजनीति से देश चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। सिस्टम चल रहा है केवल तानाशाही, भ्रष्टाचार, इससे सिस्टम कोई नहीं है कहीं। नाम सिस्टम है, सिस्टम का कोई काम नहीं है कहीं। तो क्या राजनीति में और प्रशासन में कुछ सुधार की गुंजाइश लगती है आपको? कोई सुधार नहीं होगा। इंकलाब ही एक रास्ता है। जब तक बदलाव नहीं होगा, जब तक एक बार इस देश में इंकलाब नहीं होगा। तो इंकलाब के अलावा आपको लगता नहीं कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है, कहीं से कहीं नहीं। सब भ्रष्टाचार की जय जयकार है। अब ये बताओ,
हिंदुओं का जगाने का क्या मतलब है? सोया हुआ थोड़ी है आदमी। चलो आप बता रहे हो ये होगी सब बातें, क्या हिंदू सोया हुआ है? हिंदू सोया हुआ है। कैसे सोया हुआ है? हिंदू सेकुलर हो गया है। हिंदू कहता है कि हम भाई भाई हैं, मगर तुम भाई नहीं उनके चारे हो, भाई कोई नहीं है किसी का। वो अपने भाई को भाई नहीं कहते, उनकी बहन नहीं, उनकी बहन में बहन तो मानते हैं वे। कौन? मुसलमान क्यों नहीं मानते? कोई नहीं बहन मानता। क्यों नहीं मानते? कोई नहीं मानता, गलत कह रहे हो। आपने ऐसा क्या देखा? अरे हमने सब कुछ देख रहा, हम तो देख रहे हैं, रोज आए दिन आ रहा है, बाप नहीं छोड़ रहा बेटी को। वो तो इक्की दुक्की घटनाएं हैं, लोग कर देते हैं। इक्की दुक्की नहीं, 30% की घटनाएं हैं। और उनके उसमें कुरान में लिखा हुआ है कि सब जायज है। कुरान में लिखा हुआ सब जायज है। अरे हाँ, सब जायज है महाराज। दिखवा दूंगा, पेज नंबर बतवा दूंगा, सलीम वास्तव को बुलवा गए। और भी हैं, कम से कम मेरे संपर्क में 500 एक्स मुस्लिम हैं, 500 जिनसे मेरे संपर्क हैं, आते जाते हैं, बात होती रहती है। मर दुर्भाग्य है कि मैं उर्दू नहीं पढ़ पाता, बस। अन्यथा मैं आपको पेज नंबर वो बता देता। क्या? अच्छा जी, कुछ तो पढ़ा होगा। हमने तो ये पढ़ा कि फलायात में इतना फायदा है इसमें, और इसमें यह है कि हमारा सब जायज है। एक वो जर्जिस है, वो मौलाना होता ही कह रहा है कि अपनी बहन को दूसरे को मत दो। मौलाना जर्जिस वो कह रहा है अपनी बहन को दूसरे को मत दो, अपने पास ही रखो। तो और इससे ज्यादा क्या हो सके दरिंदगी? कुछ लोग ही तो हैं गिने चुने। अरे महाराज, हम कैसे मान लें कुछ लोग हैं? जब हमेशा इस्लाम चलता है मुल्ला मौलाओं पर, जो इनका मुल्ला मौलाना कहते उसी पर इस्लाम चलता है, बाकी कुरान पर कहीं इस्लाम नहीं चलता। आपका मिशन क्या है? धार्मिक है, सामाजिक है, क्या मिशन है आपका? मेरा मिशन है अपना धार्मिक सनातन को जगाना, सनातन में इनको बताना कि तुम्हारे कभी सगे नहीं हो सकते, अपने धर्म को बचाना है तो बचा लो। 1947 से लेके और आज तक का इतिहास पढ़ लो, 45 से 47, 47 से 46 और 1990 कश्मीर, तो ये पढ़ लो। नहीं, तो इन्हें बता के जब ही तो जगाना है। ये तो बात यहाँ सोया आपकी है। सही है, कश्मीर मुद्दा हो गया, ये हो गया, लेकिन इससे देश थोड़ी चलेगा। किससे? इन बातों से अरे महाराज, देश कैसे चलेगा? ये महाराज देश चलेगा अब अपने हथियार उठाकर अपनी रक्षा, अपनी बहन बेटी की रक्षा करो और जब देश चलेगा हो। अन्यथा आपको 15 साल नहीं लगे गुलाम होने में। अरे सरकार है, पुलिस काहे है, की सरकार है? सरकार फौज है। सरकार वहां थी, कहाँ थी? 90 में। कहाँ वहां भी भाजपा से सम्मिलित सरकार थी, कांग्रेस की। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में जिस समय नरसंहार हुआ, वहां पुलिस भी थी, न्यायाधीश भी थे, और आपका जो मिलिट्री भी थी, नेता भी थे। कहां गए वो? वहां के एक पंडित नारा दे दिया, जब कश्मीर से पंडित गायब कर दिए जिसमें, अरे उसमें तो सभी जाति थी, गुज्जर भी थे, पंडित भी, ठाकुर जाट भी थे। वहां का तो लास्ट का राजा भी जाट था। तो हम केवल अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए काम करेंगे। हमारा धर्म सुरक्षित, देश सुरक्षित, तो हमारा धर्म सुरक्षित है। और देश सुरक्षित है, धर्म में सुरक्षित नहीं है। और ये नेता इस देश को बेच के खाने के चक्कर पर लग गए हैं। नहीं, कुछ पे तो विश्वास करोगे आप। इस पर हम विश्वास करेंगे अपने हथियारों पर, अपने आप पर। पहले हथियारों से आप क्रांति लाओगे? हम हथियारों से क्रांति लाएंगे, अपने तैयार करेंगे अपनी सेना, बाल बच्चे तैयार करेंगे। अरे कलम भी तो कोई चीज है, पढ़ाई भी तो कोई चीज है। पढ़ाई कुछ नहीं करती। बड़े बड़े इंजीनियर कोर्स किए, IIT किए हुए, तो घर पर बैठे ये घास छील रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दे रही। डॉक्टर की जरूरत है समाज को, इंजीनियरों की जरूरत है। ये तो यही डॉक्टर बहुत हैं। कौन से डॉक्टर? जो हमें मौजूदा हैं। ये डॉक्टर कम है क्या? ये नहीं, अब दिल्ली जैसे इसमें, चलो मैंने मान लिया दिल्ली में बम कांड में डॉक्टरों के नाम आए हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी आप सब पे उंगली उठाओगे। देखो, JNU हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, चाहे कश्मीर में खुली हुआ हो, सब में एक ही पाठ है। क्या पाठ है? कि धर्म के लिए मरो, तो धर्म के लिए तो आप भी मर रहे हो। और काफिरों को खत्म करो, बस इनका एक ही लक्ष्य है। और आपका लक्ष्य? हमारा लक्ष्य है, हमें अपना देश बचाना है, अपना धर्म बचाना है।
हम किसी को ना मारने के बाद बेहतर नहीं ढूंढ रहे, हम वो बेहतर ढूंढते हैं। कौन ढूंढ रहे दूर हैं? हूर कौन ढूंढ रहे? जो बम धमाकों कर रहे हैं और मर रहे हैं, और जो मार रहे हैं 26 लोगों को एक साथ मार रहे हैं, ये काफिरों को पहलगांव घटना की बात कर रहे हैं आप? काफिरों को मारने के बाद बेहतर होने मिलती है, ये इनकी कुरान कहती है। कौन पढ़ा? अरे इनके मौलाना कहते। कहाँ से पढ़ रहे हो आप ये बात? अरे आप भी पढ़ो ना। हम कहते हैं कि हर हिंदू को कुरान भी पढ़नी चाहिए, और उस कुरान को पढ़े, और पढ़ने के बाद उनकी असलियत का पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है। तो युवाओं को ये संदेश दे रहे हो? बिल्कुल, हम युवाओं को संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश? कि अपनी रामायण, गीता, महाभारत को पढ़ो, और उसके साथ साथ कुरान को पढ़ो, और इसका अध्ययन करो कि इसमें क्या है। तो कुरान लागू कराओ फिर आप। नहीं, हम तो कह रहे हैं सब कुरान बांटो। हम भाई कुरान बांट के लोगों को जागरूक करो फिर। अरे महाराज, हम करेंगे, हम सब काम करेंगे। हम अपना गुरुकुल भी खोल रहे हैं, उसमें पढ़ाओगे कुरान? उसमें पढ़ाएंगे, कुरान पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। हम इसलिए एक्स मुस्लिम बुलाए हैं, एक्स मुस्लिम बताएंगे कि कुरान में क्या है, क्योंकि अरबी भाषा में कुरान जो लिखी हुई है पुरानी, उसको यहाँ के मौलाना नहीं पढ़ पा रहे। ये तो अपनी कुरान से बता रहे हैं सब कि कत्लेआम मचाओ, बहन बेटी से बलात्कार करो, लूट हत्या करो, इनकी जो बिल्डिंग है इन पर कब्जे करो। गिने चुने कुछ लोग होंगे, पैसे उन्हें मिल गए हो या कोई बात है, गिने चुने लोगों ने ये गिने चुने लोग में है जो देवबंद में एक आतंकवाद का अड्डा बना है। तो देवबंद तो नहीं बताओ, सरकार को भी तो पता होगा। देवबंद अगर ये यहाँ से पूरा आतंकवाद का जो है पूरा एक केंद्र है, और जो सऊदी अरब तक चलता है, यहीं से चलता है सब। ये मान लिया पूरी दुनिया से लोग आते हैं, केंद्र बिंदु है, लेकिन आतंकवाद का अड्डा तो कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा सुनने में। और जिस दिन आपके घर में फट जाएगा आके, जब अच्छा लगेगा। तो ये कहां से आए हैं? सरकार जितने मंदिर, जितने आपके जो है ये मजार सड़कों के किनारे बना है। मैं आपको एक ऐतिहासिक बात बता रहा हूं, बताइए। आपको सुनने में अटपटा लगेगा, बताइए। ये मुल्ला कोई जगह जगह नहीं मरे थे, ये पीर के जहां गिर गए वहीं इनकी मजार बन गई। ये सड़कों के किनारे जहाँ पड़े हैं, ये कोई मरे हुए नहीं है, इनमें कोई दबा हुआ नहीं है। खुदवा का देख लिया जाए, इनमें एक इतनी हड्डी नहीं मिल सकती, इतनी भी। ये केवल इसलिए बनाए हैं जमीन पर कब्जा करो, आने वाले समय में यहीं से बम विस्फोट करो। तो हड्डी किसकी है? जानवरों की है क्या? अजय वहाँ सूअर दबे हैं, हम ये कह रहे हैं वहाँ सूअर दबे हैं, गधे दबे हैं, मगर इंसान की हड्डी नहीं है उसमें। मगर ये जबरदस्ती 4 पत्थर रखा, हरे रख कर चद्दर उड़ा दी, और नालायक हिंदू ही जाता है। हिंदू तो खूब जा रहे हैं मजारों, हिंदू ही जा रहा है वहां ज्यादातर। ये कभी उस पर जाकर नमाज भी नहीं पढ़ते, न उसे पूजते। ये कहते हैं हमारे यहाँ मजार पूजना मना है, हराम बोलते हैं उसको। हाँ है, हराम है मजार पूजना। तो और तो जब इनके यहाँ हराम है तो बना क्यों रहे हैं? वो सारे मुस्लिम हराम थोड़ी मानते हैं, सभी मानते हैं। सिया सुन्नी अलग अलग है, कोई मानता है कोई नहीं मानता। ना सिया मानता ना सुन्नी मानता, हर सबको हराम लगे, मर उससे पैसा भी कमा रहे, आपके कफन का इंतजाम भी वहीं कर रहे हैं। और आने वाले समय में बम विस्फोट भी वहीं से करेंगे। बम विस्फोट के अड्डे बनाए जा रहे हैं, ये मजार है। चलो एक बात और बताओ, ये तो हो गया, क्या राजनीति में कभी सिस्टम में वापसी लौटना चाहते हो? ऐसी गंदगी में दोबारा नहीं लौटना चाहता। क्यों भाई? सिस्टम कैसे साफ होगा? सिस्टम कैसे साफ होगा भाई? सिस्टम तो सिस्टम के तरीके से साफ होगा। राजनीति से गंदी कोई चीज नहीं। हमने भगवा पहना अपने। देखो, साधु संतों का एक अलग काम है, भगवा का एक अलग काम है, लेकिन सिस्टम को चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। सिस्टम का तो बताया ना, सिस्टम तो जब तक चेंज नहीं होगा। कुल मिला के संविधान में बदलाव की बात कह रहे हो आप? संविधान ये बदलेंगे भी तो नहीं, ये तो वो बदलेंगे जो इनका मतलब। भाई संघर्ष करेंगे तो बदलाव भी होगा। ये तो वो करेंगे 377 की, जो 377 वही बदलाव और 77 खत्म कर दी। ये तो वो बदलाव कर सकते हैं। 3 तलाक हलाला से हमारा क्या संबंध है? जो 3 तलाक हलाला इन्होंने लगा है। नहीं, वो तो देखो एक तरीके से इसलिए वही मुस्लिम महिला विरोध कर रही है। वह तो कहती है हमारे रोज ये एक दाल खानी अच्छी लगती, हमें तो चाहिए। मैं आपको स्टेटमेंट दिखवा दूंगा। विरोध हुआ, 3 तलाक हलाला का विरोध हुआ मान्यवर, ना हुआ तो बताइए आप। कुछ ज्यादा जहर नहीं है ये?
अब मुझे तो आप जहर नहीं लग रहा, आपको लग रहा तो अलग की बात, हमारे जो सत्य था कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब जहर नहीं, आप इसे बदलाव कह रहे हैं। आपकी भाषा में बदलाव, मेरी भाषा में जहर। बस आप जो भी समझ लें, मेरी भाषा में तो ये बदलाव मुश्किल है होना। समय तो लगेगा। समय उस दिन लगा जिस दिन हमारे घर में आकर 50 खड़े होकर हमारे घर पर कब्जा करेंगे, उस दिन हिंदू निकलेगा बाहर, कहना अब निकल लो, अब मौका। अच्छा, एक बात तो बताओ, युवाओं के लिए क्या संदेश है? ये समाज जो भटक रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई नशे कर रहा है, युवाओं के लिए अच्छा संदेश क्या देना चाहोगे? मैं आप सभी युवाओं को नतमस्तक करता हूँ, नमन करता हूँ, और माँ और महादेव से आपकी लंबी उम्र और आपकी तरक्की की भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माँ और महादेव से। और आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप अन्याय के खिलाफ जंग लड़ें। यदि आपके खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है तो उसमें निराश होकर न बैठें। आप अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए आगे आएं, और जो भी आपसे अत्याचार की बात करता है उसको सहन न करें। यही मेरा संदेश है। आपका अंतिम जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है आपका अंतिम? मेरा अंतिम लक्ष्य है कि देश और धर्म के लिए अपने प्राण देना, और वो दूंगा मैं। अंतिम लक्ष्य बदलाव है, जन जागरण है, क्या है ये बताइए, क्या है? देखो, इंसान एक बार मरता है, बार बार नहीं मरता। यदि हमको देश धर्म के लिए मरना पड़े तो हम तैयार हैं और मरेंगे, क्योंकि हमने तो अपने पिंडदान कर लिए। और जितने भी साधु संत हैं सब अपने पिंडदान करके साधु संत बनते हैं। कोई ऐसा नहीं कि जो अपने पिंडदान करके न बनता। और मैं सभी साधु संत, महा शंकराचार्य, महामंडलेश्वर सबसे कहना चाहता हूं और हाथ जोड़कर उनको नमो नारायण, हर हर महादेव कहता हूं कि आप अपनी तरफ से मठों में न बैठकर, आश्रमों में न बैठकर अपने हथियार लेकर बाहर निकलें और अपने सनातन धर्म की रक्षा करें, जिसके लिए आपने साधु संत बने हैं, शंकराचार्य बने हैं, महामंडलेश्वर बने हैं, अपने धर्म और देश के लिए बने हैं। इसलिए आप सभी मैदान में आ जाए, मठों से बाहर आ जाए, अन्यथा सनातन धर्म खत्म होने में ज़्यादा समय नहीं है, मात्र आपके पास 10-15 साल है बस। आप कह रहे हैं ये साधु संत कर तो रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कथा वाचन में सब अपनी कथावाच कौन होता? हमारे इसको भटका दिया। वो राधा को नचा रहे हैं, श्री कृष्ण को नचा रहे हैं, महादेव को नचा रहे हैं। इन्होंने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। नहीं, बड़े बड़े पंडाल लगा के कई लाख लोगों की सभाएं जनता बातें रखते हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। हमारी जनता ऐसी है कि ढोंगियों पे विश्वास ज्यादा करती है, और जो आपका सत्यता की बात कहेगी उस पर कम करती है। उसका कारण है कि वो जितनी बात हमें बता रहे हैं, जैसे अकबर को महान बताया था, ऐसे उन्होंने श्री कृष्ण जी को वो बता दिया कि कपड़े चोर था। छलिया बताओ कहाँ थे, कहाँ है वो, हमें दिखा दो। तो ऐसे इन्होंने हमारे धर्म को भटका दिया। और इन जितने भी कथावाचक है इनका बहिष्कार करो। ये केवल पैसा कमाने का इनका धंधा है, और उस धंधे से आज ये अरबपति हो गए, चाहे वो कोई सा भी हो। तो साधु संत तो सभी हैं फिर। ये साधु संत देश धर्म की बात करता है, वो कथावाचकों की बात नहीं करता, वरना अपने आप को धर्म से भटकाता। वो आपके धर्म की बात करेगा, आपके देश की बात करेगा। वो ये नहीं कहता कि भाई श्री कृष्ण जी नाच रहे थे वहाँ, या महादेव नाच रहे थे, या राधा नाच रही है, या उसके कपड़े चुरा लेगा। वो नहीं कहता। साधु संत नहीं मिलेगा कोई कहता आपको, मिलेंगे कथावाचक मिलेंगे। एक करोड़ 1.5 करोड़ रुपए ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं। कोई साधु संत ले रहा होता बताओ हमको। हमारे गुरुदेव हैं, यज्ञ करते हैं, कथा करते हैं, किसी से एक पैसा नहीं लेते, और वे करते हैं। वे किसी को नहीं कहते कि भाई तुम पैसा दो, और अपनी तरफ से करते हैं, और वे बताते हैं धर्म की। अरे आपका लक्ष्य क्या है, आपको करना क्या है, वो हमारा गुरुदेव बताते।
आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और तमाम मुद्दों पे आपने बात रखी। कोई ऐसी बात और जो आप कहना चाहते हो? मैं आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से और आपको सभी को नमन करता हूँ। मार महादेव से मांगता हूँ कि आपका बहुत अच्छा कारोबार चले, और इस देश के सभी हिंदू सनातनी से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी है आप अपने देश और धर्म के लिए लड़ें और बाहर आएँ, सोते न रहें, अत्याचार के खिलाफ जंग करें, अत्याचार बर्दाश्त न करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। खाकी से भगवे तक का सफ़र, या यूं कहें कि एक सिपाही संत बन के एक हिंदू समाज को जगाने के लिए निकल पड़ा है। इससे हिंदू समाज जागेगा या मुसलमान नाराज़ होगा, ये तो सब समाज बताएगा, लोग बताएंगे। आप लोग हमें कमेंट ज़रूर करना और बताना कि आपको इस पॉडकास्ट में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। एक नई शख्सियत के साथ फिर से मुलाकात होगी इस यूएस जर्नी में।